हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। क्या हाल है दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल है एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। चलिए, क्या हाल चाल आप सभी को। बढ़िया। आई वॉज नॉट वेल, इसलिए मैं सुबह की क्लास आज नहीं ले पाया था दोस्तों। तबीयत इस वक्त थोड़ी बेटर है, दिन होते होते बेटर हो जाती है, क्योंकि जो होती है ना ठंडी, गला जो होता है कि आपका दर्द होता है वो सुबह शाम ज़्यादा होता है, बट अभी आई एम फीलिंग बेटर। आई एम गुड। हाउ अबाउट यू ऑल। मैं ठीक हूँ, बेटर हूँ पहले से। ओके, क्या हाल है सभी के, सब बढ़िया है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइज, आज हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग मौर्यन एम्पायर और हम लोग आज पोस्ट मौर्य पीरियड को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। स्टोरी टाइम। अच्छा, स्टोरी बतानी है क्या आप लोगों को। अच्छा अच्छा, ओके, फाइन 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 फाइन। एक स्टूडेंट लिख रहा है, सर यू आर नॉट सेमीज गुड। सेमी गुड मतलब, सेमीज गुड मतलब ये सब क्या नई भाषा है भाई। चलिए, सर हेडेक हो रहा है। चाणक्य अच्छा, चाणक्य की कहानी बतानी है आप लोगों को। ओके, ऑल राइट। तो पहले तो ये बताइए, यस, बेसिक्स के बाद एडवांस की क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। ऐसा पहले ये बताइए कि आप लोगों ने ये 2 दिन आपको जो मिला, तो आप लोगों ने रिवाइज किया जितना हम लोग ने अभी तक 6 लेक्चर्स किए। क्या आप लोगों ने उन सबको अच्छे से रिवीजन किया है। क्या आप लोगों ने अच्छे से सबका रिवीजन किया कि नहीं किया। पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्या इन 6 क्लासेस को रिवाइज किया कि नहीं। हाँ जी। डिड यू गाइज, रिकलेक्टेड। हाँ जी, सब चीजें रिकलेक्ट करी, क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। डिड यू रिवाइज। तो रिवाइज करके चीजें जो है आप लोगों को सॉर्टेड लग रही हैं, लग रहा है कि हाँ चीजें जो है वो कंट्रोल में आई हैं और समझ में आ रही हैं। डिड यू गाइज फील लाइक कि हाँ सर रिवाइज किया तो हमें जो है चीजें समझ में आ गई हैं, और हाँ पहले जो इनिशियली लग रहा था थोड़ा सा चीजें वो अब थोड़ी हमने समेट ली हैं। यस, ऐसा हुआ है। पूरा नहीं किया, अच्छा, पूरा करना चाहिए था भाई। हाँ, ऑल नॉट क्लियर, जहां से क्लियरिटी नहीं हो वो आप लोग डाउट्स बताइएगा। अभी नहीं, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आगे। ओके, आई वॉज नॉट प्रेजेंट। पुराने टॉपिक भूल जाने का कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आप लोग अभी जो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो वो आप लोग भूलोगे। ऐसे ही नहीं हो सकता कि आप लोग पहली बार में याद हो जाए। मुझे भी याद नहीं हुआ था, किसी को याद नहीं होता है। कोई भी चीज़ पहली बार हम पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से पूरा याद नहीं होता है ना। पूरा क्या, अच्छे से क्या मतलब, हमको थोड़ा भी याद नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम टफ क्यों है, क्योंकि आपको वही चीज़ बार बार पढ़नी है। और बात ये होती है कि इतना याद क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो हमको ज़्यादा पढ़ना है, और दूसरी बात हमको कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, है ना, ये सब चीज़ें हमें मल्टीपल हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि ये ब्रेन है, इसकी एक लिमिट है, सीमा है ना। तो ये एक टाइम के साथ चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि आज आप पढ़ोगे और इसके अंदर सब फिट हो जाए, इसके अंदर परकुलेट। इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज पढ़ा और ये दिमाग में। कोई भी चीज़ है, इट टेक्स टाइम। मतलब इट इज़ लाइक आपने पढ़ा, आपकी नज़रों से गुजरा गुजरा और आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपके दिमाग में आया, बट ऑब्वियसली आपने चूंकि पहली बार पढ़ा है तो आप उसको भूल जाओगे, राइट। लेकिन मतलब मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि भाई किसी का मान लीजिए रिलेशनशिप अगर 10 दिन का चलता, 15 दिन का चलेगा, 1 महीने का चलेगा, तो शायद उसको दिमाग से और दिल से निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन किसी का रिलेशनशिप 4-5 साल का था और फिर दिल टूटता है, तो शायद उसको ओवरकम करने में, मूव ऑन करने में, जो कहते हो ना आप लोगों की लैंग्वेज में, वो वक्त लगता है। तो पॉइंट ये है कि आपको चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हो दोस्तों, उसको अपने ब्रेन में परकुलेट होने दीजिए, जब्त करने दीजिए। एक स्पॉन्ज होता है आपका ब्रेन, वो स्पॉन्ज है। अगर आप पानी सारा डालोगे ऐसे, तो वो स्पॉन्ज में से बहुत सारा पानी सोख पाएगा, बहुत सारा पानी होगा मैक्सिमम, जो नहीं सोखेगा वो गिर जाएगा। तो वो ब्रेन अभी स्पॉन्ज की तरह है। अगर आप पानी धीरे धीरे डालोगे तो वो स्पॉन्ज पानी को सोखता चला जाएगा। यस और नो, होगा कि नहीं होगा। एक टाइम क्या होगा, वो स्पॉन्ज भर जाएगा। अब आपको उस स्पॉन्ज को सूखने देना है,
ताकि जब मैं दोबारा पानी को डालूं तो फिर वो पानी सोख पाए। अगर आप एक स्पॉन्ज गीला होगा, आप फिर से उसमें पानी डाल दोगे तो अब वो पानी स्टोर नहीं कर सकता, वो पानी को बहाएगा ही। तो सेम चीज आप लोगों के यहां पर जो है वो माइंड की होती है दोस्तों। आपके दिमाग पे भी एक स्पॉन्ज की तरह है, इसमें पानी डालिए, धीरे 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 डालिए, है ना। हो सकता है कि एक बार में सब याद ना हो, है ना, हो सकता है बिल्कुल भी याद ना हो, लेकिन हमको जब एक बार पढ़ा उसको सूखने का टाइम दीजिए, यानी ब्रेन में पर्कुलेट होने का टाइम दीजिए, फिर से पानी डालिए, यानी फिर से रिवाइज करिए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। कम से कम नहीं तो आप अपने एग्जाम देते देते इस एंशिएंट हिस्ट्री को कुछ नहीं तो 15 से 20-25 बार पढ़ चुके होंगे, तब भी आप कहीं ना कहीं फैक्ट्स को मिस आउट कर रहे होंगे। ठीक है, भीमराव आ जाएगा, अगर नहीं आई तो आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। सर नोट्स, रिटन नोट नहीं बना पा रहे हैं, यामिनी सिंह जैसा मैं बना रहा हूं वो बनाइए, ठीक है। और जो भी आप जैसे मैं बना रहा हूं वैसे नोट्स लिखिए। अब उसके बाद जो भी आपको पीडीएफ मिलता है उसमें आप पीडीएफ को पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, मतलब अपनी क्लास के साथ। और आपको दिखा करे ये तो फैक्ट सर ने बताया ही नहीं है, उसको वहीं पर नोट्स में जो क्लास नोट्स हैं उसमें ऐड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने आज के सेशन को। तो अपनी कहानी जो है हम आज आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और हमारी कहानी वापस से एक टाइमलाइन के थ्रू जाएगी। तो पहला हमने शुरुआत कहां से करी थी सर? सर कहानी की शुरुआत होती है स्टोन एज से। कहानी की शुरुआत होती है स्टोन एज से। इसके बाद कहानी जो है वो आती है आपकी चाल्कोलिथिक स्टेज से। चाल्कोलिथिक से ये कहानी पहुंचती है। उसके बाद हम देखते हैं सर कहानी बनती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यस सर, इंडस वैली के बाद हम देखते हैं कि कहानी शुरू होती है वैदिक पीरियड की। यस सर, वैदिक पीरियड के बाद जो कहानी है वो आती है महाजनपद पीरियड की। महाजनपद पीरियड की, इसी को हम लोग बुद्धा पीरियड और जैना पीरियड भी कहते हैं। इसके बाद जो कहानी आएगी वो आएगी मौर्यास की, जो कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। और मौर्यास के बाद जो पीरियड शुरू होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्य का पीरियड। उसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्य का पीरियड। तो आज के हमारे डिस्कशन का जो पात्र है वो बनेगा मौर्यास और पोस्ट मौर्यास। यहां पर हम जहां एंड किए हैं अभी उसका डिस्कशन करने वाले हैं। एंड देन अभी दो चीजें और बचती हैं इसके बाद, एक है हमारा गुप्ता पीरियड और फिर एक हमारा होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसी के साथ हमारी एशियन हिस्ट्री का दी एंड हो जाएगा यहां पर, और इसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई लोग, राइट। तो हम लोग ने जो अभी यहां पर कहानी पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि सर स्टोन एज में हमने देखा था कि सर इसके 3 पार्ट्स आपने बताए थे हमको। स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट से पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। यस सर, चाल्कोलिथिक सर वो फेज था हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का जहां पर हमको इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपर की मिलती है। जस्ट सो माय काढ़ा इज हियर। हाँ, मेडिवल भी वही पढ़ाऊंगा फैजान, नहीं पढ़ना मुझसे। चलिए अभी देखिए, अब कहानी क्या होगी। यहां से चाल्कोलिथिक नो पीरियड है जहां से हमको कॉपर के बारे में पता चलता है। और रिकलेक्ट करिए, कॉपर के बारे में हमने यहां पर 4 स्टेजेस को या 4 कल्चर्स के बारे में बात करी थी। बताइए मुझे पहला कौन सा कल्चर था? फिर पहला हमने बात किया था अहड़ बानस कल्चर के बारे में। फिर सर हमने बात किया था कायथा कल्चर के बारे में, पूरा रिकलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। फिर हमने बात किया था सर किसके बारे में? मालवा कल्चर के बारे में। और फिर सर हमने बात किया था लास्टली वी टॉक्ड अबाउट दी जारवे कल्चर। जी, जारवे कल्चर। ठीक है, हमने इन सब की कुछ यहां पर हमने थोड़ी बहुत हमने इनकी साइट्स के बारे में, जैसे अहड़ में गिलुंद साइट थी, बालाथल थी, गणेश्वर थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। कायद के अंदर भी हमने देखा था दायमाबाद वगैरह साइट है। मालवा के अंदर भी देखा था हमने नवदा टोली, दायमाबाद, इनाम गांव साइट थी। जारवे कल्चर के अंदर भी सिमिलरली। इंडस वैली में जब हम गए थे तो इंडस वैली में हमने इनके कई सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। याद करिए कि सर हमने डिस्कस किया था सबसे पहले तो इंडस वैली की यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट साइट्स थी। फिर हमने चार्ट दिया था आपको। सर हमने इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बात करी थी। सर हमने इनकी सील्स के बारे में चर्चा करी थी। सर हमने इनके स्कल्पचर्स के बारे में बात करी थी। यस, हाँ सर। और सर फिर फाइनली हमने इनके डिक्लाइन के रीजन के बारे में बात करी थी। ठीक है सर। और सर जब यहां पर हम लोग पहुंचे थे इस पॉइंट पे तो हमने देखा था सर आर्यंस का इन्वेजन हो गया था।
हमने यहां पर कहानी आर्यन के इन्वेजन की पढ़ी थी, यस और नो? हाँ सर। जब वैदिक पीरियड में एंटर किए सर, तो वैदिक पीरियड में आपने बताया था कि ये पीरियड दो पार्ट्स में चलता है, यस। एक था सर ऋग्वेदिक पीरियड, एक था सर लेटर वैदिक पीरियड। जस्ट बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम एन ऑफ, हम छुट्टी से वापस आ रहे हैं संडे को, ठीक है, इसलिए जो है हम लोग उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहां देखा था इकोनॉमी क्या है सर, इकोनॉमी वॉज पास्टोरल। अब इकोनॉमी क्या हो गई थी? एग्रीकल्चरल। पॉलिटी क्या थी सर? ट्राइबल। अब क्या पॉलिटी हो चुकी थी? पॉलिटी क्या थी यहां पर? पॉलिटी क्या थी? जना। पॉलिटी क्या थी? जना। अब क्या हो गई थी? जनपद हो गई थी सर, जनपद, ठीक है। सोसाइटी कैसी थी सर? ट्राइबल। यहां सोसाइटी कैसी हो गई थी? वर्ना सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था। और सर रिलीजन यहां क्या था? नेचर वर्शिपर। और यहां रिलीजन क्या हो गया था सर? यहां पर ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग महाजनपद पीरियड में एंटर किए थे कि साहब यही जो जनपद था ये सर महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर सर रिलीजन में ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के साथ साथ बुद्धिज्म जैनिज्म भी अपनी जगह बनाता है। ये चीज एज इट इज कंटिन्यू रहती है, वर्णा सिस्टम चलता रहता है। और इकोनॉमी के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर सरप्लस को अब देखते हैं, यस। तो हमने ये डिस्कशन इस पीरियड में देखा था, यही तो रॉन्ग। तो हमने कहा था सर महाजनपद की बात करेंगे, तो सर महाजनपद 16 निकल के आए थे। उसमें से एक महाजनपद था मगध, जो सबसे पावरफुल निकल के आता है, मगध। और सर इस मगध में 3 डायनेस्टीज यहां से रूल करती हैं, यानी कि वो 3 डायनेस्टीज जो मगध को द मगध बनाती हैं। पहली कौन सी थी? हर्यंका डायनेस्टी। फिर कौन सी थी? शिशुनाग डायनेस्टी। और फिर कौन सी थी? नंद डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी और फिर कौन सी थी? नंद डायनेस्टी थी, ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रहा था नंद डायनेस्टी की, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके 2 इंपॉर्टेंट यहां पर रूलर्स। एक रूलर कौन था इसका? महापद्म नंद, महापद्म नंद, ठीक है। और एक रूलर कौन था इनका? धनानंद, धनानंद। और मैंने कहा था लास्ट में कि धनानंद का ही टाइम था जब भारत पे अलेक्जेंडर भारत तक पहुंच जाता है, अलेक्जेंडर भारत तक पहुंचता है। तो ये टाइम पीरियड किसका था? धनानंद का यहां पर था, क्लियर है। और मैंने आपको लास्ट में यही कहा था कि जब हम लोग कल मौर्यास की स्टार्टिंग करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कैसे धनानंद को डिथ्रोन किया गया और कैसे मौर्यास का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं? एवरीवन रिकलेक्ट हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। हाँ वंशिका, मैंने एक वेब सीरीज बताई थी हिस्ट्री से रिलेटेड, ऑफ कोर्स थोड़ी सी मतलब लाइक ए रेटिंग की है, बट इट इज वाइकिंग्स, वाइकिंग्स। चलिए सब चीजें यहां तक देखिए रिकलेक्ट हो गई ना। ऐसे ही आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को सब चीजें याद होनी चाहिए, सारी चीजें आप धागे खोल सकते हो। इतना सब हमने यहां पर पढ़ लिया। कहानी हमें यहां से आगे शुरू करनी है। और मैंने कहा था कि भाई धनानंद जो है वो नंदा का रूलर था और धनानंद जो है गद्दी पे बैठा हुआ था। धनानंद ये मगध की गद्दी पे बैठा हुआ था, ये मगध पे था, ठीक बात है सर। अब बात ये है कि आप देखोगे तो इस वक्त जब ये गद्दी पे है तो एक रूलर है, एक यहां पर एक रूलर है, इसका नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर बोलो, या फिर हिंदी में इसको लोग जो है वो सिकंदर भी कहते हैं, हिंदी में इसको लोग सिकंदर भी कहते हैं, या फिर कहीं जगह इसको लोग अलक्षेंद्र भी कहते हैं, है ना। इसको अलक्षेंद्र भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर हो गया, सिकंदर हो गया, अलक्षेंद्र यहां पर कहा जाता था, क्लियर है। नहीं, अनुराग शर्मा वैदिक पीरियड में सरप्लस नहीं था एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है अलेक्जेंडर, अब ये निकला था मैसेडोनिया से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहां से निकला था? ये निकला था मैसेडोनिया से, ग्रीस, ये मैसेडोनिया से निकला था। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये हल्ला था कि भाई अलेक्जेंडर जो है वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता है, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है। और इस इंटेंशन से अलेक्जेंडर जो है वो निकला है मैसेडोनिया से, वो निकला है मैसेडोनिया से। और
वो जो है वो जीत चुका है इराक, वो जीत चुका है इजिप्ट, पहले इजिप्ट को जीता उसने, आगे बढ़ा इराक को जीता, उसने फिर ईरान को जीता, है ना। वो बीच में इजिप्ट है, फिर सीरिया है, इराक है, ईरान है, ये सब जीतता हुआ आ रहा है। और अब वो अगला आक्रमण भारत के ऊपर करेगा। ये बातें जो हैं ये सबको समझ में आ रही थी, ठीक है। तो आप देखोगे भारत के मैप में, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो दोस्तों ये आपको ऐसा कुछ मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको कुछ यहां पर मैप देखने को मिलेगा कि यहां पर यू विल फाइंड हियर, यहां पर आपको मिलेगा तक्षशिला, तक्षशिला, और यहां पर आपको मिलेगा दिस इज पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। यहां पर बैठा हुआ था धनानंद, धनानंद। और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था कि धनानंद और महापद्मनंद से पहले एक काफी बड़ा पोर्शन जो है उस पर वो कब्जा करके बैठे हुए थे, याद आ रहा है। एक बड़ा सा एरिया जो है वो धनानंद के यहां पर हाथ में था, ठीक बात है। यहां पर आप देखिए तो तक्षशिला में यहां पर एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, यहां पर एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, राइट। आचार्य चाणक्य को ये बात समझ में आ रही थी कि अलेक्जेंडर जो है वो मैसेडोनिया से निकला हुआ है और वो इजिप्ट, सीरिया, इराक और ईरान, वो ये सब जीतता हुआ आ रहा है। और अगला आक्रमण डेफिनेटली जब आप यहां से आओगे तो आपको तक्षशिला, ये ईरान का एरिया है ना, तक्षशिला, तुमको पता था कि अगला आक्रमण कहीं ना कहीं इस बेल्ट में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपको पता है ये यहां पर हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, या आपको यहां पर हिंदू कुश का रेंज मिलेगा, ठीक बात है। तो भारत में एंट्री करने के लिए यही रास्ता यहां से था। और आचार्य चाणक्य ये बात समझ रहे थे कि अलेक्जेंडर जो है पहले यहां अटैक करेगा तक्षशिला पे और फिर आगे भारत के अंदर अटैक करेगा। तो आचार्य चाणक्य बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि ऐसा यहां पर कौन व्यक्ति है जो अलेक्जेंद्र या अलेक्जेंडर के इन्वेजन को रोक सकता है। तो आचार्य चाणक्य ने नजरें घुमाई और पूरे भारत पे देखा तो उनको एक व्यक्ति मिला जो अलेक्जेंद्र के या अलेक्जेंडर के इन्वेजन को रोक सकता था, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटीज थी। और उनको वो दिखाई दिया कौन, वो था धनानंद, क्योंकि धनानंद एक बहुत बड़े साम्राज्य पे रूल कर रहा था। तो इसलिए आचार्य चाणक्य ही गोज ऑल द वे फ्रॉम तक्षशिला, वो तक्षशिला से ऑल द वे वो पहुंचते हैं पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में वो जाके धनानंद के कोर्ट में अपने आप को पेश करते हैं, मतलब वहां पर वो पहुंचते हैं। तो धनानंद के कोर्ट में आचार्य चाणक्य को अंदर बुलाया जाता है, क्या हुआ भाई। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देखो धनानंद, मैं तुम्हारे बारे में बहुत जानता हूं, सुना हुआ है, तुम बहुत ही जबरदस्त जो है वो रूलर हो, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी कठिनाई जो है वो सामने आके खड़ी है, और वो ये कि अलेक्जेंडर जो है वो मैसेडोनिया से निकला है और वो पूरे विश्व को कब्जा करना चाहता है। वो इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक ये सब जीत चुका है और वो अगला आक्रमण भारत पे करेगा। अगर भारत पे आक्रमण हुआ तो तुम्हारा पाटलिपुत्र भी खतरे से बाहर नहीं है। जब ये बात धनानंद ने सुनी तो धनानंद को बड़ा वो लगा कि भाई ये कौन ब्राह्मण है जो मेरे ही कोर्ट में आके और मेरे ही हारने की चेतावनी दे रहा है। तो फिर आचार्य चाणक्य ने कहा कि नहीं धनानंद, तुम गलत मत समझना मुझे, लेकिन तुम एक राजा हो और हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी होने के नाते तुम्हें जो है हमारी रक्षा करनी चाहिए। हम जानते हैं कि हम तुम्हारी प्रजा में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक राजा हो तुम, और राजा का यही ड्यूटी होती है कि वो लोगों को बचाए। और अभी अलेक्जेंडर का इन्वेजन बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो धनानंद ने कहा कि अरे यार, ये कौन ब्राह्मण है, ये मेरे ही कोर्ट में आके मुझे ही ललकार रहा है, और दूसरी बात मुझे सिखा रहा है, मुझे कैसे सिखा रहा है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि धनानंद देखो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है, तुम राजा हो और तुम्हारी ड्यूटी है, ये कर्तव्य को अपने मत भूलो, तुम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो, और ऐसा करोगे तो तुम अपनी मूर्खता दिखा रहे हो। इतने में धनानंद आग बबूला हो गया। धनानंद ने कहा कि मुद्रा राक्षसा, उसका एक मिनिस्टर था धनानंद का, जिसका नाम था मुद्रा राक्षसा। राक्षसा मतलब होता है मिनिस्टर।
तो उसका एक मिनिस्टर, उसका मंत्री था एक धनानंद का, उसका नाम था मुद्रा राक्षसा। उसने कहा कि यार इसको हटाओ, कोर्ट के बाहर फेंक दो उसको। तो पहले तो इनफैक्ट धनानंद ने कहा कि मुद्रा राक्षसा इसको फांसी की सजा सुना दो। तो मुद्रा राक्षस ने रोका कि नहीं साहब धनानंद, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये एक ब्राह्मण है और ये हमारे कोर्ट में आया है, और चूंकि हमारे कोर्ट में आया है तो हमारा गेस्ट है ये, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पूरे समाज में थू थू हो जाएगी। तो धनानंद ने कहा ठीक है, इसे कोर्ट के बाहर फेंक दो। और जब ऐसा बोला गया, ऐसा आदेश दिया धनानंद ने, तो आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा को, जो उनके बाल थे, चोटी जो कहते हैं, शिखा को खोला और कहा कि धनानंद, ये खुली हुई शिखा मुझे मेरे अपमान का याद दिलाएगी, और मैं इस शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम जैसे राजा को गद्दी से उखाड़ ना फेंकूं, क्योंकि तुम जैसे राजा का होना या ना होना बराबर है, क्योंकि जो राजा अपने कर्तव्य का पालन न करे उसका क्या फायदा। और उसके बाद आचार्य चाणक्य वहां से वापस तक्षशिला की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में वो कौन सी जगह है इसका वर्णन इतिहास में नहीं आता है, लेकिन रास्ते में वो रुकते हैं और देखते हैं कि 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, वो एक गेम खेल रहे थे। और जब वो गेम खेल रहे थे तो वहां पर आप देखोगे तो उसमें 3 बच्चों का किरदार बार बार बदल रहा था, लेकिन एक बच्चे का किरदार हमेशा एक ही था, राजा। और उस लड़के से मिले वो जब उस लड़के से मिले तो फिर उनके पापा मम्मी से बात करी होगी कि भैया ठीक है, हम आपके बेटे को ले जा रहे हैं, इसको जो है योद्धा बनाएंगे, करेंगे वो करेंगे। तो वो लड़का चंद्रगुप्त मौर्य था, और वहीं से जो है उसको चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए और तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला में उसको फिर ट्रेन करना स्टार्ट किया आचार्य चाणक्य ने। अब तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ जो उस एरिया के लोकल राजा महाराजा थे उनको भी अपने साथ जोड़ लिया, और ऐसा कहा कि देखिए ये धनानंद को हमें डिथ्रोन करना है, धनानंद जैसे राजा का होना गलत है, बेकार है, जो राजा अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, आप लोग सब हमारे साथ आ जाइए, और जब हम लोग धनानंद को हरा देंगे तो धनानंद का जितना भी यहाँ साम्राज्य है उसको आपस में बांट लिया जाएगा। तो यहां पर छोटे मोटी सेना यानी छोटे मोटे लोकल चीफ्स चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जुड़ने लग जाते हैं। किसी के पास 2000 की सेना थी, तो किसी के पास 5000 की सेना थी, तो किसी के पास 10,000 की सेना थी, लेकिन ऐसे कैसे करते करते चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना बना ली थी। तो प्लान ये था आचार्य चाणक्य का कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा इंडिया के अंदर, और जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा, अलेक्जेंडर जब भारत पहुंचेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अलेक्जेंडर की मदद कर देगा। अलेक्जेंडर आएगा, धनानंद को डिफीट करेगा और अलेक्जेंडर वापस चला जाएगा, और जब वापस चला जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भारत पे राज करना शुरू कर देगा। लेकिन जो प्लान आचार्य चाणक्य ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि आप देखोगे ये भारत है यहां पर, तो यहां पर यू विल फाइंड कि नदियां बहती हैं, ऐसे आप देखोगे कई सारी आपको रिवर्स बहते हुए मिलेंगी, ठीक है। अब अलेक्जेंडर जो है वो यहां पर आया, यहां पहुंचा, और उसने यहां पर आप देखोगे तो यू विल फाइंड जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यहां पर आप देखोगे कि वो सबसे पहले यू विल फाइंड कि वो रिवर क्रॉस करता है इंडस। वो इंडस नदी क्रॉस किया, जब इंडस नदी क्रॉस किया तो यहां पर आप देखोगे पहले उसको कुछ ट्राइबल लोग मिले, ट्राइबल लोग को डिफीट किया, उसने इंडस नदी क्रॉस किया। इंडस के बाद आगे बढ़ोगे, ये नदी जो है ये आखिरी वाली, ये है ब्यास, ठीक है। ये वाली आप देखोगे दिस इज द रिवर झेलम, दिस इज नदी चेनाब, और ये रिवर है झेलम। तो यहां पर आप देखोगे कि पहले यहां पर कौन मिलता है, यहां पर मिलता है एक राजा जो कि रूल कर रहा था इस जगह पे, और ही इज बेसिकली कौन था? एनीवन? एनीवन? नहीं प्राची, वो लंबा समय ना, इतना इतना शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। आप सोचो 1-2 साल में हो जाएगा, नहीं होगा। आप सोच रहे हो एक बार में हो जाएगा तो नहीं होगा। हाँ हाँ जी बताइए। तो इंडस है, ये वाली नदी आपकी झेलम है, आई थिंक पहले झेलम थी, देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली आपकी चेनाब है, और ये ब्यास है। हाँ, कौन कौन था यहां पर आप देखोगे, पहले रूलर मिलेगा अंभी, ठीक है। अंभी तक्षशिला के आसपास ये रूल करता था। अंभी ने देखा कि अलेक्जेंडर आ रहा है, तो अंभी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भैया हम अलेक्जेंडर से नहीं लड़ सकते, और अलेक्जेंडर के सामने हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। अलेक्जेंडर ने सबमिट कर दिया।
अलेक्जेंडर आगे बढ़ा, उसने झेलम नदी को क्रॉस किया, और झेलम नदी क्रॉस करने के बाद आप देखोगे यहां पर उसको मिलता है पोरस। पोरस इस जगह पे होता है, और पोरस यहां पर अलेक्जेंडर के सामने सबमिट करने से मना कर देता है, और फिर इसके बाद पोरस की और अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है। अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस की लड़ाई हुई। ये लड़ाई में आप देखोगे तो इसको, ये लड़ाई झेलम नदी के तट पे हुई, इसलिए इसको कहते हैं बैटल ऑफ हाइडाप्सिस। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडाप्सिस। ठीक है, ये बैटल यहां पर हुई हाइडास्पस की बैटल थी, हाइडास्पस की बैटल थी। और इस बैटल में आप देखोगे हाइडास्पस, इस बैटल में आप देखोगे कि यहां पर अलेक्जेंडर और पोरस ने बड़ा धुआंधार टक्कर दिया अलेक्जेंडर को, और इससे अलेक्जेंडर बड़ा खुश हो गया कि क्या बात है, क्या लड़ाई लड़ी है पोरस ने। और पोरस की इस कैपेबिलिटी को देखकर अलेक्जेंडर बड़ा खुश हुआ। हालांकि पोरस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार ही गया था। अलेक्जेंडर ने पूछा पोरस से, बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, चल बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो पोरस ने कहा, वही सुलूक करिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इन बातों से अलेक्जेंडर बड़ा पोरस से खुश हो गया, और उसको जो है वहां का राजा बना दिया, एक तरह से उसको अपने साइड में ला लिया और वहीं का उसको राजा बना दिया कि ठीक है तो हमारे साइड हो गए। इसके बाद अलेक्जेंडर जो है वो आगे पहुंचा चेनाब नदी को, फिर यहां पर उसको खुद यहां पर फिर से कुछ ट्राइबल लोगों की फौज मिलती है, उनको भी उसने हराया, और फिर ब्यास नदी पहुंचा। तो ब्यास नदी पे पहुंचने के बाद अब उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। हाइडास्पस का मतलब, ये नदी का नाम बेटा झेलम, झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी। हाइडास्पस रिवर इज बेसिकली आप देखोगे झेलम। ठीक है, राइट, इस रिवर को बोलते हैं, हाइडास्पस को बोला जाता है झेलम। ठीक है, हाइडास्पस रिवर इज बेसिकली झेलम। क्लियर, हाइडास्पस नेम इज बेसिकली झेलम। तो हाइडास्पस रिवर, ये जो रिवर है ये रिवर झेलम है। झेलम को ही एंशिएंट टाइम्स में हाइडास्पस कहा जाता था। तो इसके बाद जब यहां पर अलेक्जेंडर पहुंचा इस जगह पे, ब्यास के आगे पहुंचा और आगे जाने वाला था, लेकिन अब उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर की सेना ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हम 10 साल से लड़ रहे हैं, और 10 साल से लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं। अब देखो किसी के मन में अगर ये दिमाग में आ रहा है कि अरे ये तो ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ पर इतना इतना टाइम हो गया है और कोई चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा भी हो गया और अटैक भी नहीं हुआ। नहीं, एक बार में नहीं हुआ। सोचो ना वो कहाँ से निकला होगा, तो कोई एक जगह उसको जीतने में लगे होंगे, कई साल लगे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आया AK-47 मार खत्म कर दिया। नहीं, वो आया होगा, वहाँ स्ट्रैटेजी बनी होगी, हल्ला हुआ होगा कि भाई एक चला हुआ है अलेक्जेंडर और वो सबको पूरा दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। तो दुनिया पे कब्जा करने में समय लगेगा ना। वो कहीं से निकला इजिप्ट पे, अब पूरे इजिप्ट पे कब्जा करना वाज नॉट अ वन डे गेम, इट मस्ट बी अ गेम ऑफ 15 ईयर्स। मतलब 2-3 साल तो इजिप्ट में लगे होंगे। तो आप सोचो कि वहां से लड़ता हुआ आ रहा है, क्या कोई इसको अपोज नहीं करेगा? अपोज भी करते होंगे लोग, सब कुछ होता होगा। तो ये लंबा प्रोसेस था। तो ये तक्षशिला में आचार्य चाणक्य को पहले से पता चल गया था कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है, और अगर बीच में कहीं रुक जाता तो अलग बात है ना। लेकिन नहीं, वो देख रहे हैं कि वो इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान जब पहुंच गया तब उनको लगा कि भाई ये तो भारत पहुंचेगा, है ना। और ऐसा थोड़ी कि ईरान से भारत आना इतना आसान है कि 5 दिन में आ गए आप। नहीं, इट विल टेक ईयर्स, आसान नहीं है। ठीक है, तो बात समझिए यहां पर कि इस लड़ाई के बाद जब इसकी सेना ने मना कर दिया तो अलेक्जेंडर अपने लोगों के सामने एक तरह से हार गया। उसके बाद यहां से उसको यू टर्न लेना पड़ गया, एंड अलेक्जेंडर गोज बैक टू बेबीलोन, बेबीलोन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर अलेक्जेंडर, ये कहते हैं ना कि अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर की बात है कि सिकंदर ने कहा था जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ मेरे कब्र के बाहर रख देना, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में आया, मैंने बहुत सारे राज्यों को जीता, मैंने बहुत सारे देशों को जीता, अपनी जीत हासिल करी, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तो मैं इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा रहा हूं, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। उसने ये कहा था कि भाई मेरे हाथ मेरे कब्र के बाहर रख देना। और आप देखिए कि अलेक्जेंडर हारा भी तो किसके सामने? अपने ही लोगों के सामने हार गया। उसकी सेना ने ही लड़ने को मना कर दिया। उसकी सेना ने कहा कि भाई साहब देखिए, कई सारे रीजंस दिए उसकी सेना ने। उसकी सेना ने कहा कि देयर आर 3 रीजंस व्हाई अलेक्जेंडर रिटर्न, है ना। ये यू टर्न क्यों लिया गया, ये यू टर्न क्यों लिया गया? नंबर 1, पहला रीजन, एक तो जो उसकी आर्मी थी, अलेक्जेंडर की आर्मी ने कहा, अलेक्जेंडर की आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, रिफ्यूज्ड टू फाइट फर्दर, कि हम फर्दर अब आगे लड़ाई नहीं करेंगे, तुम्हारे कहने से हम यहां तक चले आए लेकिन अब फर्दर हम लड़ाई नहीं करेंगे।
और उन्होंने कहा कि भाई देखो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट यहां पर कितना डिफरेंट है, अगर आप देखो कि हम कहां से आ रहे हैं, कितना डिफरेंट क्लाइमेट है, इट इज नॉट इजी फॉर अस टू लिव हियर। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि आप देखो कि एक तो क्लाइमेट, दूसरी बात उसने कहा कि आप आगे देखिए, धनानंद के पास हाथी हैं, हम लोग के पास हाथी नहीं है। धनानंद के पास एलिफेंट्स थे इन हिज आर्मी, ये बहुत बड़ी बात थी। धनानंद के पास हाथी थे, तो हाथी जब उसके पास है, जाहिर सी बात है, ये चीज देख के अलेक्जेंडर की आंखें चौंधिया गई। पहली बार देख रहे थे कि भाई साहब आदमी हाथी का इस्तेमाल कर रहा है, हम तलवारें चलाएंगे, घोड़े को कुछ होगा, हाथी को कुछ होगा ही नहीं, वो पैर रखेगा, ऐसे पैर रखे कुछ चला जाएगा, हम चींटी बन जाएंगे और फिर वो रजनीगंधा समझ के खा जाएंगे हमको। उनकी एकदम समझ रहे हो हालत खराब हो गई कि भैया धनानंद के पास हाथी है, क्लाइमेट ही बड़ा खतरनाक है, मालिक हम आगे नहीं लौटेंगे, हो गया, हमारे 20 बच्चे हैं, इतना रिस्क लेने का अपन को स्किल है, जानते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हाथी को हरा देंगे। और तीसरा चीज, दे ऑलरेडी हैड अ टेस्ट, ऑलरेडी टेस्टेड द इंडियन फाइटिंग स्किल्स। अगेंस्ट पोरस एंड ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को भले हरा दिया, पोरस को भले हरा दिया, लेकिन उसकी आर्मी ने देख तो लिया होगा खतरनाक, भाई साहब पोरस वोरस क्या लड़ाई लड़े हैं भाई, खतरनाक लड़ाई लिए, तो उसकी आर्मी ने, अलेक्जेंडर की आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब यहां पर आचार्य चाणक्य का प्लान ए जो था कि भाई अब अलेक्जेंडर आएगा तो वो अटैक करेगा नंदास के ऊपर और चंद्रगुप्त मौर्य हेल्प कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो अब आचार्य चाणक्य को अपना प्लान बी डिवाइस करना पड़ा, और उनका प्लान बी ये था, जैसा मैंने आपको बताया, कि अब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अलेक्जेंडर तो वापस लौट गया, अब क्या करें, कैसे यहां पर करें, हटाएं धनानंद को, तो प्लान बी डिवाइस हुआ। और प्लान बी में उन्होंने अलग अलग राजाओं महाराजाओं को यहां पर इकट्ठा किया अपने साथ, और उनकी छोटी छोटी सेना भी साथ में आ गई, और उनको यही कहा कि जब धनानंद को हरा दिया जाएगा तो उनके सारे जितने भी यहाँ पर सारा साम्राज्य है उसको आपस में बांट लिया जाएगा। ठीक है, अब अगेन फिर से आचार्य चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र गए। इस बार आचार्य चाणक्य ने अपना भेष बदला, और भेष बदल के वो धनानंद के कोर्ट में पहुंचे, और वहां पर जो है एक उसका मिनिस्टर था, धनानंद का एक और मिनिस्टर था जिसका नाम था शक्तार। शक्तार, और उसने देखा कि वहां पर शक्तार की जो बेटी है, धनानंद उससे शादी करने के लिए जिद कर रहा है। और शक्तार ने कहा कि धनानंद से कि मालिक आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आप इतने बुढ़े हो गए हैं, मेरी बेटी से ब्याह करके आपको क्या हासिल होगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। धनानंद अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने शक्तार की बेटी से शादी करके माना। जब आचार्य चाणक्य वहां पहुंचे तो आचार्य चाणक्य ने शक्तार से बोला कि शक्तार देखो, तुम्हारे साथ जो आज हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो कल किसी और की बेटी के साथ भी हो। और इस तरह से आचार्य चाणक्य ने धनानंद के कैंप के अंदर एक फूट का बीज बो दिया था। शक्तार इस बात को समझ रहा था, जो दर्द उसको था कि उसकी बेटी की शादी ऐसे हो गई, वो नहीं चाह रहा था वो भी अब कि बाकी मंत्रियों के साथ उनकी भी बेटी के साथ ऐसा हो। और इस तरह से आचार्य चाणक्य ने शक्तार के थ्रू धनानंद की आर्मी के अंदर बीज बो दिया। इंटरनल रिवोल्ट हो गया और बाहर से चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी लोकल चीफ्स ने इकट्ठा अटैक कर दिया धनानंद के ऊपर। और इस अटैक में धनानंद की आर्मी जो है वो हार जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाता है। और इस तरह से धनानंद को 321 बीसी में डीथ्रोन कर दिया जाता है। अब जब डीथ्रोन कर दिया गया तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आचार्य चाणक्य, अब यहां पर हम लोग ने धनानंद को हरा दिया है। धनानंद को हराने के बाद आपने जैसा प्रॉमिस किया था कि धनानंद के साम्राज्य को आपस में बांट दिया जाएगा, तो इन सारे लोकल चीफ्स को यह साम्राज्य बांट दीजिए। आचार्य चाणक्य ने इस चीज से मुंह मोड़ लिया, मुकर गए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि नहीं, मैं इनको कोई भी यहां पर क्षेत्र या कोई भी धनानंद की टेरिटरी नहीं दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आचार्य साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है, आपने प्रॉमिस किया था और आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि देखो चंद्रगुप्त, ये जितने भी राजा थे ये सब लोभी थे, ये इसलिए हमारे साथ जुड़े क्योंकि इनका यहां पर एक पर्सनल इंटरेस्ट था, और वो था कि भाई उनको जमीन मिलती, उनको बंटवारे में धनानंद का राज्य मिल जाता। ये लोभी लोग हैं और बिना लोभ के ये हमारे साथ नहीं जुड़ते। अगर मैं इनको बोलता कि नहीं ऐसे ही आ जाओ, हराना है उनको, तो शायद कोई भी धनानंद के खिलाफ नहीं खड़ा होता, लेकिन चूंकि उनको यहां पर लोभ था इसलिए हमारे साथ जुड़ गए।
और इस तरह से इनके अंदर, इनके और धनानंद के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, तो इनको मैं कोई भी यहां पर साम्राज्य नहीं दूंगा। और फिर धीरे धीरे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर लोकल चीफ्स को वाइप आउट करना शुरू कर दिया। अब जो जो धनानंद का मिनिस्टर था अमात्य राक्षसा, उसने देखा कि उसके मालिक की तो डेथ कर दी गई है, यानी कि धनानंद को डिथ्रोन कर दिया गया है। तो अमात्य राक्षसा ने एक एक आप देखोगे विषकन्या, विषकन्या आप लोग जानते हो, कोई लड़कियां होती हैं, विष, उनके बॉडी पे विष लगा दिया जाता है, जहर, कि जब भी जो है कोई राजा अगर उनको छुएगा, है ना, इफ दे विल किस द गर्ल, तो फिर वो जहर उनके मुंह में लग जाएगा और फिर वो मर जाएंगे। आचार्य चाणक्य इस तरह की टैक्टिक्स से बहुत रूबरू थे, और इसलिए आचार्य चाणक्य पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिलाते थे, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी पहले से अडेप्ट कर ले पॉइजन को, ताकि कभी कोई दुश्मन कोई ट्रेचरी कर दे, इस तरह की कोई अगर बगावत की काम करे कि चंद्रगुप्त मौर्य के कभी खाने में पॉइजन मिला दिया, तो उसकी बॉडी पहले से रेडी रहे उस पॉइजन के लिए। और हुआ यही, अमात्य राक्षस ने जो विषकन्या भेजी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि अरे अमात्य राक्षस, ये विषकन्या का असली हकदार तो ये छोटे छोटे जो आपके जो लोकल चीफ्स हैं वो हैं, क्योंकि इन लोकल चीफ्स की मदद के बिना धनानंद को डिथ्रोन करना पॉसिबल नहीं था। तो एक काम करो, इन विषकन्याओं को पहले इनके पास भेज दो। तो जब विषकन्या उनके पास गई तो लोकल चीफ्स उसमें यहां पर मग्न हो गए, और इस तरह से जो बकाया लोकल चीफ्स थे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने कहा अमात्य राक्षस से कि अमात्य राक्षस, अब तुम एक काम करो, तुम मेरी गद्दी बैठ जाओ। इस बात पे अमात्य राक्षस बड़ा चौंक गया कि ब्राह्मण, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे राजा धनानंद को हरा दिया है, तुम डिथ्रोन कर चुके हो, और दूसरी बात, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी गद्दी संभालूं, मेरे समझ से परे है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि देखो अमात्य राक्षस, तुम मुझे उसूल के आदमी लगते हो। उस दिन जब मैं तुम्हारे कोर्ट में आया था, तो उस दिन तुमने एक उसूल की बात करी थी, और तुमने कहा था कि ये ब्राह्मण हमारे यहां गेस्ट है और आए हुए अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, और तुमने धनानंद को उस फांसी की सजा से करने से रोका था। इसीलिए मैं तुमको एक बेहतरीन इंसान मानता हूं, तुम उसूलों वाले आदमी हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरी जगह आके यहां पर आगे चीजें बढ़ाओ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो अमात्य राक्षस ने कहा कि ये काम आप खुद भी तो कर सकते हैं, या आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, आचार्य चाणक्य सेड, आई एम राइटिंग अ बुक अर्थशास्त्र। उन्होंने कहा कि मैं एक किताब लिख रहा हूं अर्थशास्त्र, और इसको लिखने के लिए मुझे समय चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, मुझे आइसोलेशन चाहिए, क्योंकि जो मैंने टैक्टिक्स या जो हमने डिप्लोमेसी मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई है, मैं चाहता हूं कि आने वाली नस्लें, आने वाले सभी राजा इसी डिप्लोमेसी को फॉलो करें। यानी कि ये डिप्लोमेसी की नींव है, फाउंडेशंस ऑफ द डिप्लोमेसी है, भारत के आने वाले टाइम में इसको फॉलो किया जाए। और आज भी यही होता है, इंडियन गवर्नमेंट स्टिल टुडे आचार्य चाणक्य की डिप्लोमेसी को फॉलो करती है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि आई एम राइटिंग अ बुक कॉल्ड एज अर्थशास्त्र, रिटन बाय चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। कौटिल्य, इनका रियल नेम था विष्णुगुप्त, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। सो इसलिए उन्होंने कहा कि यहां पर मैं एग्जिट करता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य सिट्स ऑन द थ्रोन, चंद्रगुप्त मौर्य sits on the throne and establishes Mauryan Empire in India. भारत में मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट कर देता है। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हो गई? यस प्लीज। सबको कहानी समझ में आ गई? प्लीज गिव द हेडिंग मौर्यन एम्पायर।
क्लियर? इतिहास हमको बहुत सारे मैसेजेस देता है। मैसेज, मुझे नहीं पता कि आप में से, सर इज इट ट्रू दैट चंद्रगुप्ता वाज फ्रॉम रॉयल लीनिएज? आर विजय, अभी हम आते हैं इन चीजों पे। हाँ सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव लॉट ऑफ फेस्ट इन फेब। अरे सोनम, फेस्ट वेस्ट को यार गोली मारो, कहाँ चक्कर में पड़ी हो? सर उस स्टोरी को नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं वो तो मैंने आपको बताई ताकि आपको फील आ जाए। फील आया कि नहीं आया? डिड यू फील द स्टोरी? आप फील कर रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य किस हालातों में भारत की गद्दी बैठ रहा है? सर चाणक्य मेड दिस प्लान बिफोर अलेक्जेंडर रिटर्न, आफ्टर अलेक्जेंडर। अरे नहीं है, ये प्लान तो पहले ही था कि अलेक्जेंडर आएगा, अटैक करेगा, लेकिन जब उनका यहाँ प्लान फेल हो जाता है तब वो प्लान बी डिवाइस करते हैं। ये एक मैसेज है कि आप लोग भी जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर क्या हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। एक डीएम भी आप बनोगे, आपके सिटी के अंदर अगर मान लो राइट हो गया, कुछ दंगे हो गए, तो उस दंगे को कैसे हैंडल करना है, यू शुड हैव अ प्लान ए। इफ प्लान इज नॉट वर्किंग देन आपके पास एक दूसरा प्लान भी होना चाहिए। मैं तैयारी कर रहा हूं यूपीएससी की, एक बात तो सत्य है कि सबका नहीं होता है। मैं तैयार कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग माई लक हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या, इस पे मुझे ब्लैंक नहीं रहना है। इट शुड बी वेरी क्लियर इन माई माइंड कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। ये एक अच्छे आईएएस की पहचान भी होती है, मल्टीपल ऑप्शंस रखना, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये। हम कहीं घूमने जाते हैं तो कपड़े रख लेते हैं एक्स्ट्रा, कि अगर ये नहीं, ठंड नहीं पड़ी ज्यादा तो हम ये पहन लेंगे, नहीं हुआ तो ये पहन लेंगे। जब आप सब जगह मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलते हो तो व्हाई नॉट इन यूपीएससी प्रिपरेशन? ठीक है, ठीक है, चलिए। मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है, यहां पर पहला इनका रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ही इज रूलिंग फ्रॉम 321 बीसी। 321 बीसी रूल करता है और रूल करता है टिल 297 बीसी। बी दूसरा बिंदुसार, बिंदुसारा। अब बिंदुसारा आप देखोगे ये रूल करता है फ्रॉम 297 बीसी से लेकर 272 बीसी तक। और फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूलर इज अशोका, फ्रॉम 268 बीसी टू 232 बीसी। हाउ चाणक्य गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट अलेक्जेंडर वाज कॉन्करिंग द वर्ल्ड। अब देखो ये सब चीजें क्या होती थी ना, वैसे व्हाट्सएप तो है नहीं भैया उस वक्त, कोई इंटरनेट हो, ये बातें क्या होती ना कि ये बातें पता चलने लगती हैं। जैसे अब आचार्य चाणक्य है तो आचार्य चाणक्य के कॉन्टैक्ट्स होंगे। अब जैसे वो भारत के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं तो ईरान की तरफ भी कॉन्टैक्ट रखते होंगे, तो ये तो फिर ऐसे फैल जाती है। ईरान तक उनका कॉन्टैक्ट है, ईरान वालों का कहीं आगे कॉन्टैक्ट है, ईरान उससे आगे वालों का, इराक वालों का उससे आगे का कॉन्टैक्ट है, तो ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे फ्लो होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, आइए यहां से अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का। प्लीज गिव द हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 297 बीसी। 321 से लेकर, बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग लोग हैं। यहां से थोड़ा रफली आइडिया रखना मनीषा, नॉट नेसेसरी कि आप पूरा एग्जैक्ट याद करें, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। सर प्लीज बता दिए 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़े? नहीं सोनम, सिर्फ एनसीईआरटी वाला किताब पढ़ो काफी है। और वो भी एनसीईआरटी वाला भी अगर आपको, अगर आप नहीं हुआ है तो आप सीधे यूपीएससी वाला पढ़ लो, वो भी इनफ है। ऐसा नहीं है
क्योंकि ऐसा थोड़ी यूपीएससी वाला बिना एनसीईआरटी की बना दी जाएगी। जो फैक्ट्स एनसीईआरटी वाला में है वो यूपीएससी वाला में मिलेंगे। जस्ट दैट वो फेजेस में है, एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर एक बार यूपीएससी से पढ़ोगे, है ना। तो वो एक फेजेस है, क्योंकि आपका यहाँ बैचेस ऐसे हैं कि धीरे धीरे, आपको स्पॉन्ज वाला एग्जाम्पल दिया ना, पहले ये पढ़ोगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो चीज़ें, अब एनसीईआरटी वाला पढ़ लोगे तब यूपीएससी वाला पढ़ना शुरू करोगे तो आसान लगेगी, अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। ऐसा फेजेस में आपको पढ़ाई ईजी हो जाती है। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 297 बीसी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को लेकर पहले तो काफी डाउट है। ओरिजिन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मैं सीएम लिखूंगा इसको, तो इसके ओरिजिन को लेकर डाउट है कि भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन है क्या, कहां से ये व्यक्ति आया। अब देखो पहला पॉइंट ये कहता है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से, अगर हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट देखें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इफ यू विल लुक गो फॉर, कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र था। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या कहता है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहता है कि वो एक शूद्र था, ठीक है, ये कहता है। और यहां पर कहा जाता है कि वॉज बॉर्न ऑफ मूरा। मूरा जो है एक लेडी थी इन द कोर्ट ऑफ धनानंद, ठीक है। मूरा जो है एक शूद्र वुमेन थी, एक शूद्र वुमेन थी इन द कोर्ट ऑफ धनानंद, इन द कोर्ट ऑफ धनानंद। शी वॉज अ शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ धनानंद। तो ऐसा माना जाता है कि मूरा गेव बर्थ टू चंद्रगुप्त मौर्य, और इस तरह से ही कहा जाता है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक शूद्र थे। ठीक है, क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद बी पॉइंट सेकेंड, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखें कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहते हैं, तो इनके हिसाब से देखेंगे तो वो एक क्षत्रिय था, वो एक क्षत्रिय था, ठीक है। और कहा जाता है कि गोरखपुर के अराउंड, गोरखपुर के अराउंड एक क्लैन रहता था जिसको बोलते थे मौर्य क्लैन, मौर्य क्लैन। तो इस मौर्य क्लैन से, इस मौर्य क्लैन से ही, मोर से बना है मौर्य, यहां मोर होता है ना, मोर पीकॉक वाला, तो मौर्य क्लैन था, उस मौर्य क्लैन से ही ये मौर्याज बन गए होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर ये ही बहुत क्षत्रिय। लेकिन अगर हम लोग यहां पर तीसरा देखें, ग्रीक राइटर्स कहते हैं, ग्रीक राइटर कहते हैं, ग्रीक राइटर कहते हैं कि ही वॉज फ्रॉम अ हम्बल ओरिजिन। अब हम्बल ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि भैया नॉट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, कोई रॉयल घराना नहीं था इनका कि इनके बाप दादा पहले से राजा महाराजा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ऐसा ग्रीक राइटर्स कहते हैं दैट ही वाज नॉट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, कोई रॉयल फैमिली का नहीं था। ग्रीक राइटर बेसिकली जस्टिन, ग्रीक राइटर है जस्टिन, तो उनका कहना यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कोई वो हम्बल ओरिजिन का था, यानी कि कोई रॉयल फैमिली से वो नहीं था। अब देखो दोस्तों, एक बात समझना यहां पर कि हमें नहीं पता कि इसमें से क्या सही है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है। इस बात को समझिए, मैंने आपको पहले बोला है ये इतिहासकारों का काम है जानना कि भाई किसने क्या, मतलब क्या सही क्या गलत। हमारा काम क्या है जानना कि कौन से इतिहासकार क्या कहते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, जबकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया। जबकि अगर हम ग्रीक टेक्स्ट को देखेंगे, कुछ ग्रीक राइटर्स की बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई रॉयल घराना नहीं था, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा फैमिली नहीं था कि भाई कोई रॉयल घराने के हों और राजा महाराजा घर के हों, नहीं, एक बहुत ही सिंपल फैमिली का आदमी था। कंसिडरिंग एनी ऑफ दिस, बट कुल मिला के कहानी ये है, कुछ भी हो, अगर वो बॉर्न ऑफ मूरा भी हुआ तो भी, और अगर वो हम्बल ओरिजिन का ग्रीक राइटर का हिसाब से भी हुआ तो भी, एक बात समझ में आती है कि हिंदुस्तान में एक छोटा सा सिंपल सादा इंसान जो कोई भी ऐसी बड़ी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है और वो भारत की गद्दी को संभालने लगता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का भी वो शूद्र था और ग्रीक राइटर के हिसाब से भी कोई बड़े रॉयल फैमिली से नहीं था, लेकिन उसके बाद भी एक छोटे शहर से आने वाला, आप कह सकते हैं कि एक सिंपल सादा इंसान भारत की गद्दी को संभालने लगता है, एंड ही इज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन। हम इसमें कोई भी स्टार नहीं लगाएंगे, हमें तीनों पता होना चाहिए कि किस थ्योरी के हिसाब से क्या है।
ठीक है, कि तो हम इस पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे कि इसमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सर ये जो आपका मौर्यन एम्पायर बन रहा है, तो आप देखोगे सर सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर क्या है, सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता कैसे चलता है सर, ये तो बताइए। हाउ वी गेट टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है दोस्तों, मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा ये किसने लिखी है? मुद्रा राक्षसा इज रिटन बाय विशाख दत्त। विशाख दत्त, दिस इज रिटन बाय विशाख दत्त। ये जो मैंने अभी आपको आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनाई थी अलॉन्ग विद धर्मानंद, उसका जिक्र इसी मुद्रा राक्षसा के अंदर किया गया है। मैंने उस कहानी को यहीं से जो है वो पढ़ के बताया है। ठीक है ठीक है, शुभी वर्मा कहानी थोड़ी बहुत तो आइडिया रहेगा ना क्या हुआ था, ऐसे याद नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई थी भी, वो मुद्रा राक्षसा में मेंशन्ड है ये। ठीक है, देन उसके बाद एक और सोर्स है मौर्यन एम्पायर के लिए, और वो है अर्थशास्त्र। और वो है अर्थशास्त्र, और वो है अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, रिटन बाय कौटिल्य। ठीक है, तीसरा इंडिका। इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज। अब एक बात ध्यान रखना कि मेगास्थनीज ने इंडिका नहीं लिखी। तो क्या बोल रहे हो आप, हमेशा तो ये पढ़ी हमने, नहीं, मेगास्थनीज जो है उसने इंडिका नहीं लिखी। मेगास्थनीज ने जो जो अकाउंट्स दिए हैं, यानी कि जो जो बातें मेगास्थनीज ने करी थी, मेगास्थनीज ने कहीं उसको पत्ते पे लिख दिया, मेगास्थनीज ने कहीं और मैन्युस्क्रिप्ट बना के कोई हाथ से कहीं और लिख दिया। तो मेगास्थनीज ने अलग अलग जगह चीजों को लिखता रहा। उसकी लाइफ टाइम में ऐसी कोई किताब नहीं थी, लेकिन उसकी मतलब बाद में आप देखोगे कि जो और भी लोग थे उन्होंने मेगास्थनीज के अकाउंट्स को कंपाइल किया, एक साथ लेके आए और उसको लिखा है इंडिका के अंदर। तो जो बुक बनी, इट्स अ अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। ध्यान रखना हमेशा, ऐसा नहीं है कि इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा, नहीं, इट इज द अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने क्या क्या बोला है वो कंपाइल किया गया है इंडिका के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मुद्रा राक्षसा ये एक प्ले है, इट्स अ प्ले, राइट। और ये प्ले किसने यहां पर मेंशन किया है, इस प्ले को, ये प्ले लिखा है विशाख दत्त ने। ठीक है, और एक और सोर्स लिख लीजिए यहां पर, एक और सोर्स है और वो है ग्रीक राइटर का। अभी हमने देखा ग्रीक राइटर जस्टिन जैसे थे, तो इनका भी यहां पर ये सोर्सेस का बनता है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, बहुत बाद में जाके मुद्रा राक्षसा लिखी गई। अब दोस्तों यहां पर समझिएगा कि सबसे पहली बात, भारत में कितना बड़ा एरिया था जो कि ये लोग यहां पर कैप्चर कर चुके थे। ये देखिए जबरदस्त। आप सोचिए कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सर हरियंका डायनेस्टी यहां पर कहीं थी, याद है मगध में, फिर सर शिशुनाग डायनेस्टी ने थोड़ा अपना पर और फैलाए थे। हाँ सर, सर नंद डायनेस्टी एक बहुत ही बड़े एरिया पे कब्जा कर चुकी थी। ठीक है ना, तो ये आपका हरियंग डायनेस्टी है, हाँ सर। ये शिशुनाग डायनेस्टी का था, हाँ सर। ये आपका नंद डायनेस्टी का था, हाँ सर। और ये है तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य बैठे हुए थे, राइट। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आए तो फिर ये एरिया आपका और इंक्रीज हो गया, और यहां से लेकर यहां तक आप जो देख रहे हो, ये पूरा एरिया दिस केम अंडर मौर्याज, और ये आया अशोका के टाइम पे। अशोका के टाइम पे आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य अशोका रूल कर रहा था, कितना बड़ा साम्राज्य अशोका रूल कर रहा था। यानी कि भारत और भारत के बियॉन्ड भी जाके आप देख सकते हैं, ये सेल्यूसिड एम्पायर है ना, ईरान के अंदर था, मतलब आप बाद में बात करेंगे इसकी। लेकिन कांधार देख रहे हो, अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया है ना, ये सब आप देखोगे, ईरान का एरिया, ये सब कुछ पूरा आप देखिए अशोका के अंडर था। तो अशोका जो है वो एक बहुत बड़े एरिया पे रूल करता है, लेकिन अशोका जहां रूल नहीं करता है वो है यहां। और इस जगह आप नीचे देखेंगे तो संगम एज चल रही थी। ओहो हो सर, यहां पर नीचे इस वक्त आप देखेंगे तो संगम एज की शुरुआत हो जाती है। और यहां पर इधर थे, यहां पर कौन,
केरला पुत्र, मतलब दीज आर द चेराज, दीज आर द चोलाज एंड दीज आर द पांड्याज। 3 किंगडम नीचे थे, ये आपके हैं चोलाज, ये आपके हैं पांड्याज, और ये आपके हैं चेराज, चोलाज, पांड्याज। ठीक है, क्लियर? ये बात आप समझ रहे हो? ये जो आप एक्सपेंशन देख रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि पहली बार भारत में इतना बड़ा साम्राज्य कोई कैप्चर कर पाया है? भाई सोचो, थोड़ा पहले क्या हुआ था? हर्यंक डायनेस्टी से पहले क्या था सर? छोटे छोटे महाजनपद थे, 16 महाजनपद। ओ यस सर, 16 महाजनपद से पहले क्या था? ओहो सर, तो उस वक्त तो लोग जनपद में थे। अरे उससे पहले क्या था सर? लोग सिंगल यूनिट में रहते थे। अरे उससे पहले क्या था सर? इंडस वैली का चल रहा था टाइम पीरियड, चालकोलिथिक था, स्टोन एज आ गया था सर। सोचो कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे लोग पहले जो स्टोन एज में थे दोस्तों, कैसे आप देखिए ये बात कि कैसे लोग जो पहले स्टोन एज में रहते थे, इतर बितर आपको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक की साइट्स मिल रही थी। फिर धीरे धीरे कॉपर आया, फिर धीरे धीरे आपको इंडस वैली मिली, फिर आपको वैदिक पीरियड मिला जिसमें लोहे का आविष्कार हो गया, और लोहे के आविष्कार से यूपी बिहार के जंगल कटे। जब ये जंगल कटे तो फिर वहां पर महाजनपद पैदा हो गए। ये महाजनपद आपस में लड़ते हैं तो एक मगध निकलता है, राइट? ऐसे 16 महाजनपद थे। ये मगध सबसे लड़ाई लड़ता है और ये मगध पावरफुल बनता है कैसे? हर्यंक डायनेस्टी से, शिशुनाग डायनेस्टी से, नंद डायनेस्टी से। यस और नो? यस और नो? और फिर देखो हर्यंका, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी, और फिर उसके बाद किस प्रकार से अशोका के आते आते इतना बड़ा साम्राज्य एक जगह से रूल हो रहा है, एंड दैट इज पाटलिपुत्रा। इमेजिन करिए कि पूरे यहां तक ये पूरे एरिया तक कंट्रोल स्थापित कर रखा है मगध से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं थोड़ा सा आप लोगों को, सर एक्सपेंशन कैसे हुआ? साक्षी यादव का सवाल देखिए आप। सर साक्षी बेटा, एक्सपेंशन कैसे हुआ वही तो आपको बताए। अरे भाई, नंदास को हराया था। नंदास तो ऑलरेडी इतने एरिया पे थे, ना, तो इतना एरिया तो तुरंत कैप्चर हो गया। यहां तक्षशिला है और उसके अराउंड लोकल राजा थे, लोकल राजा को मारे खत्म कर दिया गया था, तो ये तो पूरा एरिया ऑलरेडी आ गया। ये तो समझिए, तो क्लियर बात है। ठीक है, सिद्धांत पूछ रहा है कि सर नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट पे अभी देखो कब्जा नहीं कर पा रहे लोग। क्यों? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का टेरेन बहुत अजीब है। आप देखोगे तो वहां पूरा पहाड़ी इलाका है, और उसे कैप्चर करना मतलब नॉर्थ ईस्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिया, बहुत ही पतला। तो इधर इसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता था। द टेरेन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर, दैट इज वाई। ठीक है, अभी आ रहे हैं हम सेलिकस निकेटर पे भी आते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी साक्षी आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे यहां पर ये हुआ होगा। चलिए, तो एक बात समझ में आएगी, सर ये इतना बड़ा एरिया जो था, इस एरिया के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? मतलब साक्षी का जो सवाल है उस पर आइए बात करते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, तो बात यह है कि सर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे ये मौर्यास का इतना बड़ा टेरिटरी, मौर्यास का कैसे यहां पर गवर्न हो रहा होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो हमको इसके बारे में दो तरह से पता चलता है। एक हमको पता चलता है अर्थशास्त्र से, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, और एक हमको पता चलता है मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज के जो अकाउंट्स हैं इंडिका में, उससे पता चलता है। सो बेसिकली ये दो सोर्सेस के थ्रू हमको मौर्यास के बारे में पता चल जाता है, 3 चीजों के बारे में। एक तो हमको मौर्य की इकोनॉमी कैसी थी, हमको उसका आइडिया लगता है। एक, उनकी आर्मी कैसी थी, हमको उसका आइडिया लगता है। और तीसरा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, हमको यह आइडिया लग जाता है। ठीक है,
अभी रेणुका जब आगे आएंगे ना आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, तो अभी रुकिए, जहां तक मैंने बता दिया अभी से रुकिए कि आगे क्यों साउथ में क्यों एक्सपेंशन नहीं हुआ, नॉर्थ में क्यों नहीं हुआ। अभी आपको जब आगे चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा ना। अभी जहां पर जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसको देखिए, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा तो फिर इस वाले चैप्टर को हम नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। सब कहानी आगे बढ़ेंगी, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है, ओके समिता पटेल, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं आर्मी की, तो आर्मी को तो यहीं पर लिख लीजिए आप, कि जैसे हम बात करेंगे फुट सोल्जर्स हुआ करते थे इनकी आर्मी में, इनकी आर्मी में फुट सोल्जर्स होते थे, लगभग 6 लाख के आसपास फुट सोल्जर्स थे, है ना। कैवलरी की बात करेंगे, कैवलरी की बात करेंगे तो भाई लगभग कहते हैं कि साहब 30,000 कैवलरी थी यहां पर, 30,000, 30,000 कैवलरी रही होगी। फिर हम बात करते हैं एलिफेंट्स की, तो ऐसा कहा जाता है, देखो नंबर याद नहीं करना है कि आप पता चला 6 लाख 30,000 याद करना तो नहीं, अप्रॉक्स है, बस जानने के लिए देख लो, है ना, कहीं लिखना नहीं पड़ेगा कितना था, बस उनकी आर्मी में क्या क्या था ही समझ लो बस। एलिफेंट्स थे, ऐसी चैरियट्स थे उनकी आर्मी में, चैरियट्स बग्घी, चैरियट्स 8,000 कुछ चैरियट्स थे। तो आप देखिए मौर्यन एम्पायर में मौर्य की आर्मी कितनी तगड़ी थी, प्लीज सी, मौर्य की आर्मी कितनी तगड़ी आर्मी आपको देखने को मिल रही है। फुट सोल्जर्स भी हैं, कैवलरी भी है, राइट, आपको हाथी भी देखने को मिल रहे हैं, चैरियट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो यहां पर इनका हुआ करता था। अब कौटिल्य जैसे कहते हैं कि भाई, कौटिल्य का कहना यह है कि भाई अगर, कौटिल्य बताते हैं कि प्रजा जो है अगर वो खुश है, अगर प्रजा खुश है तो राजा भी खुश है, राजा भी खुश है, और अगर प्रजा खुश नहीं है तो राजा भी खुश नहीं है, ऐसा कहते थे। आचार्य चाणक्य ने बताया कि अगर प्रजा खुश होती थी तो राजा भी खुश होता था, अगर प्रजा नाखुश है तो राजा भी नाखुश होता था। लेकिन यह बात कितनी हद तक सही है इसकी क्लैरिटी हमको अभी नहीं मिलती है, ठीक है। अब जैसे मेगास्थनीज का अकाउंट ये कहता है कि जो राजा होता था किंग, उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल था, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है कि नहीं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राइट, ये उनके क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, राइट। तो बेसिकली ऐसे ही पहले किंग होता था और उसका काउंसिल होते थे, बट किंग जो है, अब कहा यह जाता था कि किंग वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल, किंग जो है उसके काउंसिल जो है उसको उनको असिस्ट करती थी। लेकिन यह बात क्लैरिटी से नहीं पता है कि अगर काउंसिल किंग को कुछ बोलती थी, एडवाइस देती थी, तो किंग कितना उसको एक्सेप्ट करते भी थे कि नहीं करते थे, यह बात अभी हमको क्लैरिटी से नहीं पता है। वेदर द किंग लिसन्ड टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल और नॉट, दिस इज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है ना। कैवलरी का मतलब होता है बेटा घुड़सवार, कैवलरी घुड़सवार, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सौरभ वो आपके ऊपर है, रहने दी, छोड़ दीजिए, मत देखिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सौरभ छोड़ दीजिए, आप लोग मेरी क्लास फॉलो करिए जो अभी कर रहे हैं, जो आपको मिला है वो ठीक है, यू फॉलो माई क्लासेस, लाइव क्लास, आपको कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरे केस में तो नहीं है, ठीक है भाई। एवरीवन, इज इट क्लियर? देयर इज नो नीड, यू फॉलो दीज क्लासेस ओनली, ओके, ठीक है। डोंट टेक द प्रेशर कि वो भी आ गई हैं, वो आ गई हैं, गिवन अभी आपको खजाना भी दिया जाएगा, वो भी आपके ऊपर है। अभी खजाना क्यों नहीं दे रहे हैं? खजाना इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री मैंने ही पढ़ाई है, हिस्ट्री आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री रजनीकांत सर ने ही पढ़ाई है, रजनी सर ने ही पढ़ाई है ना, फॉर एग्जांपल अभिषेक सर ने ही पढ़ाई है, फॉर एग्जांपल आपको और भी टीचर्स हैं उन्होंने पढ़ाई है, सारे लेक्चर, सबके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। दैट इज जस्ट अ फीचर, दैट इज जस्ट अ फीचर, ठीक है, कि आप यूज करना चाहो तो यूज कर लो। आपको मेरी जगह आपको किसी और टीचर से पढ़ना है, खजाना ही मिलेगा आपको, 3rd सेमेस्टर में मिलेगा, आपको मेरे किसी और से पढ़ना है आप उनसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात? मोमिनदार अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रुक जाइए, मत परेशान होइए अभी, ठीक है बेटा। चैरियट्स बग्घियां होती हैं, तो सिंपल बग्घी, चैरियट होता है ना, अरे यार चैरियट सुना होगा ना, ये बग्घी, घोड़ा है, सही है घोड़ा, ये तुम बैठे हुए हो,
ठीक है, तुम्हारे जुल्फे उड़ रही हैं ऐसे, चैरियट। ठीक है, बड़े आगे। अब ये मेगास्थनीज कौन था फैजान, इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप लोग चैट जीपीटी कर लिया करिए, गूगल कर लिया करिए, ये सब चीज़ें मत पूछा करो यार। बगल में लैपटॉप रखे हो तुरंत कट कट कर टाइप करके देख लिया करो, है ना। चलिए बड़े आगे, बड़े आगे। एक बात जो हमको समझ में आई कि सर जो मौर्यास थे ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था। यह बात ध्यान रखिएगा। क्यों, कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि सारी पावर जितनी भी हैं वो सब मगध से रूल होती थी, जितना भी है सब मगध से ही पावर रूल होती थी। राजा सारी पावर्स अपने हाथ में लिए रहता था। ठीक है, तो ये आपका यहां पर इस तरह से सेंट्रलाइज रहता था। अब बात ये आती है सर कि जो किंग था, ठीक बात है, किंग के साथ काउंसिल है, ठीक बात है। काउंसिल को क्या बोलते थे हम लोग? काउंसिल में जो आपके होते हैं उनको बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं इसको? मंत्री परिषद उसको कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। किंग है और उसको असेस करने वाला कौन है? काउंसिल है। अब देखिएगा, इतना बड़ा मौर्यन अंपायर था, तो आप सोचिए क्या एक आदमी के बस की है? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा साम्राज्य अगर चलाना है यहां से बैठ के, तो इतने बड़े साम्राज्य को क्या एक आदमी चला सकता है? ऑफ कोर्स नहीं चला सकता, है कि नहीं? बात समझ आई है? क्या आप बताइए मुझे, क्या यहां से बैठ के एक आदमी चंद्रगुप्त मौर्य क्या पूरा साम्राज्य अकेले चला सकता है? नहीं चला सकता। जैसे आज आप देखोगे कि दिल्ली है, क्या दिल्ली से बैठ के क्या पूरा हिंदुस्तान एक बार में चल सकता है अकेले, विदाउट एनी स्टेट्स, विदाउट एनी चीफ मिनिस्टर्स, विदाउट एनी गवर्नर्स, विदाउट एनी ब्यूरोक्रेसी? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए आज भी दिल्ली से गवर्न करते हैं सरकारें, तो उनके पास चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के अंदर, गवर्नर्स होते हैं, प्रेसिडेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, डीएम साहब है जो उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। वैसे ही आप देखोगे कि चूंकि मौर्यन अंपायर इतना बड़ा मौर्यन अंपायर था, तो मौर्याज ने, मौर्यन अंपायर जो है, मौर्याज जो थे, उन्होंने अपने अंपायर को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। मौर्याज ने अपने अंपायर को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। जैसे कि आप देखते हो हमारा कंट्री इंडिया कई सारी स्टेट्स में डिवाइडेड है, वैसी मौर्याज ने अपने इस एम्पायर को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। जैसे आप देखोगे नंबर वन पहला था आपका नॉर्थ प्रोविंस, पहला था आपका नॉर्थ प्रोविंस। ठीक है, नॉर्थ प्रोविंस तक्षशिला, नॉर्थ प्रोविंस तक्षशिला। सेकंड है, तक्षशिला क्या है? कैपिटल है उसकी। नॉर्थ में देखा था आपने तक्षशिला कहां पर था? हाँ। फिर आते हैं साउथ प्रोविंस में, कौन था? साउथ प्रोविंस, इसकी कैपिटल क्या है? सुर्वनगरी, सुर्वनगरी। ठीक है। थर्ड, वेस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस कैपिटल इज उज्जैन। जैसे अलग अलग स्टेट्स की कैपिटल होती हैं, वैसे ही सारे प्रोविंसेस थे, उनकी कैपिटल थी। फोर्थ, ईस्टर्न प्रोविंस तोसाली, तोसाली। फिफ्थ, सेंट्रल प्रोविंस, पाटलिपुत्र। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस पाटलिपुत्र। दोस्तों मौर्यन अंपायर इस तरह से 5 पार्ट्स में बटा हुआ था, मौर्यन अंपायर इस तरह से 5 पार्ट्स में बटा हुआ था। ठीक है, अब अगली चीज देन देखिएगा, ये जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद इसमें कौन कौन होता था? यानी काउंसिल में कौन कौन होता था? जैसे आप देखोगे आज होम मिनिस्टर है ना, राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह से अलग अलग होते थे। वैसे ही यहां पर
काउंसिल के अंदर होता था युवराज। युवराज, युवराज से याद आया, कल तो भारत ने एकदम पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। युवराज, ही इज द क्राउन प्रिंस, राजा का बेटा हो गया, क्राउन प्रिंस, क्राउन का प्रिंस हो गया, ठीक है। देन वी हैव पुरोहित। काउंसिल में कौन होते थे? पुरोहित। पुरोहित का मतलब प्रीस्ट, प्रीस्ट। फिर उसके बाद और कौन होता था? सेनापति। सेनापति, सेनापति मतलब कमांडर, कमांडर। और फिर उसके बाद फोर्थ है मंत्री, मंत्री। ये है आपका, ये है आपका मंत्री परिषद, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से जो है मौर्यन अंपायर यहां पर गवर्न हो रहा था। ये बात समझ में आ गई दोस्तों? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पॉइंट इज क्लियर? समझ पा रहे हो आप? कितना बड़ा साम्राज्य मौर्यन अंपायर रूल कर रहे हैं, कितना बड़ा, कहां से लेकर नीचे माइसोर तक, तक्षशिला से लेकर नीचे माइसोर तक रूल कर रहे हैं। तो इतने बड़े साम्राज्य को अगर सही चलाना है तो उन्होंने, मौर्यास ने अपने एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया। आप इमेजिन करिए, फील करिए, क्या जबरदस्त इकोनॉमी अभी खड़ी हो चुकी है। लेकिन लेट मी टेल यू दोस्तों, जब कोई खुशखबरी होती है ना, तो उसके साथ समझ में आना चाहिए कि वो उसका एक क्लाइमेक्स है। और इसके बाद भारत की जो इतिहास है वो टूटना शुरू हो गया और इसके बाद भारत बिखरना शुरू हो जाता है। मतलब ये एक फेज था जहां तक इंडिया ऐसे ग्रो करता है, चीजें कंबाइन हो रही हैं, चीजें कंबाइन हो रही हैं, नीचे बिखरी हुई हैं, ऊपर तक यूनाइट हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड हो रही है। डिसेंट्रलाइज था स्टोन एज, पैलेलिथिक, म्यूजिलिथिक, न्यूलिथिक, चौलकोलिथिक, इंडो इंडस वैली, अलग अलग जगह चीजें चल रही हैं। वैदिक पीरियड अलग अलग, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, फिर महाजन आपका ये मगध, सारे 16 महाजनपद। लेकिन मौर्यास के टाइम पे ये सेंट्रलाइज्ड हो चुकी हैं, सारी पावर इन वन हैंड, ठीक है, ठीक है। स्नेहा गुप्ता, गोपा, है ना, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे एडवांस पे, ठीक है। इवन इफ इट इज एन एनसीईआरटी, देन ऑल्सो वी विल टॉक इट इन द एडवांस पोर्शन। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने जब फर्स्ट बैच पढ़ाया था प्रारंभ का, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। जब मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया था प्रारंभ का दोस्तों, तो प्रारंभ के पहले बैच में जब मैंने पहला एक्सपीरियंस किया था, तो उसमें हुआ यह था कि मैंने आर एस शर्मा साहब की किताब पढ़ाई। आर एस शर्मा सर की एनसीईआरटी जो है, ये अपने आप में एक बड़ी किताब है और ये मेंस के लिए भी काफी होती है, मतलब मेंस के लिए भी लोग यहां से तैयारी करते हैं। तो मैंने जो मुझे कहा गया कि सर आपको एनसीईआरटी पढ़ानी है, तो एनसीईआरटी मैंने पूरी आर एस शर्मा पढ़ा दी। अब जब मैंने आर एस शर्मा पढ़ाई तो मैंने वहां पर सब सारे चीजों का पॉलिटी, उसका मैंने इकोनॉमी, है ना, उसका मैंने कल्चर, उसका मैंने यहाँ पर जो है एवरीथिंग एवरीथिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, सब पढ़ा दिया। तो जब मैं एडवांस से पढ़ाने आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं इन सबको रिपीट कर रहा था, मैं इन सबको रिपीट कर रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि एक काम ऐसा करते हैं, बिकॉज ये किताब तो अपने आप में सतीश चंद्रा सर की किताब है। आई ऑलवेज टीच मेडिवल हिस्ट्री फ्रॉम सतीश चंद्रा। ये सतीश चंद्रा सर की किताब, मैं मेडिवल हिस्ट्री यहां से पढ़ाता हूं हमेशा। आई फॉलो दिस बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर। मतलब आपको कभी मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, ये किताब बेस्ट है। एंड दिस इज मोर देन मेंस। हमें इस किताब से ये एनसीईआरटी है, और ये एनसीईआरटी है, और हमको मेंस के लिए, मोर फॉर मेंस या फिर इनफ फॉर मेंस, आप जो भी, मेंस के लिए भी काफी होती है। और हमें इसमें से चीजों को कट करना पड़ता है पढ़ाते वक्त, कि यहां से यूपीएससी सवाल नहीं पूछता, ये मत पढ़ाओ। क्योंकि देखो मेडिवल हिस्ट्री का जो आप देखोगे, मेडिवल हिस्ट्री से वैसे भी सवाल थोड़े कम आते हैं, है ना। मेडिवल हिस्ट्री का ट्रेंड कम ही रहा है। इस बार भी मेरे ख्याल से 2 ही सवाल थे जो आपको प्रीलिम्स में पूछे गए, और मेंस के अंदर कोई भी सवाल नहीं था, या मेरे ख्याल से एक सवाल था, वो भी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री से था, जो कि एंशिएंट से लगा हुआ है, ठीक है। मैं अभी आपको जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं पॉसिबली आपको फोकस दिल्ली सल्तनत और मुगल्स पे ना करके, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स पे ना करके, व्हाट आई विल फोकस इज कि मैं आप लोगों को फोकस जो है वो करूंगा अर्ली मेडिवल हिस्ट्री पे, क्योंकि वहां से सवाल आता है। और जब हम लोग दिल्ली सल्तनत है और मुगल्स पढ़ेंगे तो हम लोग उसको एडवांस में एक साथ पढ़ लेंगे। अब
क्योंकि बार बार वही चीजें पढ़ाऊंगा, आपको बेसिक पढ़ा दूंगा ना, एडवांस में वही चीजें पढ़ाऊंगा आपको। तो देख लेते हैं, जब हम मेडिकल से शुरू करेंगे तब देखेंगे। लेकिन दिस बुक इज मोर देन इनफ, और इसमें चीजों को कट करना पड़ता है, ये छोड़ना है, ये नहीं पढ़ाना है, क्योंकि इसे बहुत डिटेल्स दे रखा है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई थी कि भाई मैं क्या छोड़, मतलब मैंने सब पढ़ा दिया था तो मैं एडवांस में क्या पढ़ाऊं। इसीलिए मैंने अपना कोर्स खुद डिजाइन करता हूं, और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं दोस्तों कि आप लोग अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो आप लोग को कैसे चीजें समझ में आएंगी, है ना। इसलिए ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, आप ट्रस्ट करिए इस चीज को लेकर, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मुझे पता है कि एंशिएंट में मैं आपको बेसिक्स में क्या पढ़ाऊं ये मैं डिसाइड कर लेता हूं। आई डिसाइड माई सेल्फ, ये मैं डिसाइड करता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे आपको कितना पढ़ाना है और क्या चीजें होंगी जो फिर से रिपीट होने लग जाएंगी, तो उतना रिपीट करने का फिर से फायदा भी नहीं होता है ना, वही चीज। तो इसलिए मैं उसको ऐसा डिजाइन करता हूं अपने कोर्स को कि आपका बेसिक्स क्लियर हो गया हो, आपका बेसिक क्लियर हो जाए, जब आप मुझसे एडवांस से पढ़ने आओ तो वहां पर आपको डिफरेंट फैक्ट्स मिले, जैसे कि यू विल फाइंड मोर ऑफ इकोनॉमी क्या थी, मोर ऑफ कल्चर कैसा था, मोर ऑफ रिलीजन कैसा था, मोर ऑफ सोसाइटी कैसी थी, मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हम इन पे बात कर रहे होंगे मेंस में, एडवांस में, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट सर आर्ट्स वाले भी तो रिवीजन, तो कोई दिक्कत नहीं सत्य प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको क्या, ये आप भी करोगे अभी सत्य प्रकाश, अभी आप लोग भी कई बार मल्टीपल रिवीजन करोगे, डोंट वरी। अभी आप लोगों का वन शॉट भी जाएगा, है ना, अलग अलग आपको टाइम पे चीजें मिलती रहेंगी। अब जैसे वो लोग रिवीजन कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो उनको नहीं मिला, आपको मिला एनसीईआरटी, है कि नहीं, तो ये फर्क है यार, ऐसा मत बोलो। और डोंट वरी, है ना, दूसरे की वही बात है, तुमने वही बात कर दी सत्य प्रकाश, कि दूसरे वाले क्या कर रहे हैं वो हमें टेंशन ज्यादा है, हम क्या कर रहे हैं वो टेंशन नहीं है, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लो दोस्तों, सब कुछ हो जाएगा, डोंट हैव अ फोमो। आपका एग्जाम कब है, 28 में है ना, डोंट वरी। कितने लोग हैं 28 में देने वाले हैं, या कितने ऐसे हैं जो यहाँ पर 29 में देंगे। छावा भी पढ़ाओगे क्या सर, छावा मतलब देखो ऐसा है ना, मैंने क्या किया था, मैंने पढ़ाया था ये आपका छत्रपति संभाजी महाराज को मैंने पढ़ाया था, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तो उनको पढ़ाया था मैंने। और क्यों, क्योंकि उस साल छावा मूवी आई थी, तो मुझे लगा था इस बार मराठा से सवाल आएगा ही आएगा, लेकिन यूपीएससी ने मराठा से सवाल नहीं पूछा, है ना। तो वही बात है कि मराठास की अर्ली हिस्ट्री आपके मेडिवल हिस्ट्री में आती है, लेकिन एंग्लो मराठा वॉर ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होता है। लेकिन पॉइंट वही है कि यहाँ पर हम लोग अर्ली जो मराठा हिस्ट्री है पढ़ाऊंगा आपको, मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, बट वो इतना रिलेवेंस नहीं रखेगा क्योंकि वहां से सवाल ही नहीं पूछता, बट फिर भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जितना आपके सतीश चंद्रा एनसीईआरटी में है। आई विल डील एवरीथिंग विद यू, आई डील विद इट। आप अपनी एनसीईआरटी वाला बुक देखेंगे तो शायद आपको दिल्ली सल्तनत कितने पेजेस में है उसमें बताइए जरा, दिल्ली सल्तनत कितने पेजेस में है, 29 में लोग हैं, 28 वाले लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, 28-29 वाला, 28-29 वाले हो ना, तो बस सोचो आगे बहुत टाइम है, तो डोंट वरी। बट ये है कि जो कर रहा है उसको पढ़ते चलो, ठीक है। 27 वाले मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आपके कितने पेजेस में और मुगल्स कितने पेज में बताइए जरा, प्लीज लेट मी नो। मैंने तो किताब नहीं देखी है दोस्त, बस ऊपर ही ऊपर देखी है, अभी मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन भी नहीं हुआ है। हाँ, कितने पेजेस में है, नियरली 20 पेजेस, मतलब दोनों मिला के 8 दिल्ली सल्तनत और 4 मुगल्स, 12 पेज बता रहे हैं लोग, 15 पेज बता रहे हैं। अब बताइए क्या दिल्ली सल्तनत 8 पेजेस में हो सकता है, भाई 8 पेज तो खाली में पढ़ाता हूं तो माहौल बन जाता है ना। कुछ भी हो, आप ये मान रहे हो कि नहीं यहाँ कहीं ठीक है सर 25 पेज के आसपास, बट दिस इज, जब आप इसको हम एडवांस में पढ़ेंगे ना तो वहां ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखो यार एडवांस में आपको 50 पेज में मिलेगा, या मान के चलो मुझे लगता है 40 एक पेज तक आपको मिल जाएगा।
अब 25 यहाँ पढ़ लोगे, फिर जब पढ़ाने बैठेंगे फिर वही चीज़ बढ़ते रहोगे। तो मैं इसको हैंडल ऐसे करूंगा कि आप लोगों का बेसिक्स और चीज़ें ऐसे बनती चली जाए, ठीक है। सो आई विल डू बोथ, डोंट वरी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये बात समझ में आ गई, फील आ गया इस चीज़ का। अब देखिए, आइए प्लीज गिव द हेडिंग इकोनॉमी। अब देखो यहां पर मैं मौर्य में इकोनॉमी बता रहा हूं, लेकिन बट आई विल नॉट गो इन मच डिटेल्स, बेसिक्स पढ़ेंगे बस। तो यहां पर मैंने आपको जो बताया कि हम लोग यहां पर इकोनॉमी, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को जान सकते हैं। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता दिया, ये देखिए ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था। आर्मी हमने यही देख लिया, इकोनॉमी हम लोग देखने जा रहे हैं इन सोर्सेज के हिसाब से इकोनॉमी कैसी थी। चलिए अब देखो इकोनॉमी की जब बात करेंगे तो दोस्तों इकोनॉमी 4 तरीके से यहां पर हमको पढ़नी है। 4 चीजें इकोनॉमी में आपको याद रखनी है बेसिक्स में। क्या क्या है सर 4 चीजें? देखो पहली चीज, अब ये लोग क्या कर रहे थे जरा उसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझिए इस बात को कि ये लोग पैसा कैसे आ रहा था, पैसा कैसे आ रहा था, ठीक है। देखिए अब एक बच्चा पूछ रहा है सर महाजनपद का सोर्स क्या था? बेटा बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैना टेक्स्ट, और समझ रहे हो ना भाई, बुद्धिज्म जैनिज्म था ना, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैना टेक्स्ट वर द सोर्सेज फॉर महाजनपदा। क्योंकि याद करिए मैंने बताया था कि बुद्धिस्ट जैनिज्म उस वक्त पीक पे जा रहा है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जैना टेक्स्ट में मेंशनिंग अबाउट द महाजनपद्स, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो पहला चीज, अब इतने बड़ा साम्राज्य को चलाना है जितना मौर्य का था, तो कैसे चलेगा? पहला उन्होंने क्या किया, न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। पहला चीज तो यहां पर ये हुआ। अब ये लोग क्या करते थे मौर्यास वाले, ये लोग ज्यादा जमीनों को कल्टीवेशन के अंदर ले आए। उससे क्या होगा, ज्यादा लैंड कल्टीवेट होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा उससे रेवेन्यू आएगा, और ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो सरकार को पैसा मिलेगा और सरकार चल पाएगी। तो पहला चीज उन्होंने किया न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि एग्रीकल्चर क्या हुआ सर, एग्रीकल्चर ऊपर गया, ठीक बात है। इससे क्या हुआ सर, इससे हुआ ये कि जो प्रोड्यूस था वो भी ज्यादा हो गया, ठीक बात है सर। सर इससे क्या हुआ, जो स्टेट की इनकम थी वो भी ऊपर चली गई। इसका मतलब अल्टीमेटली जो मौर्यास की इकॉनमी थी वो ऊपर आ गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो कैसे हो सकता है सरकार पैसा ना ले, है ना। सीतारमन जी पहले भी थी हमारी, आप देखिए सीतारमन जी कैसे पैसे लेंगी भी देखना, सीतारमन जी कैसे टैक्स लेंगे देखना। अब भाई पहले तो एग्रीकल्चर बढ़ाने दिया कि और बढ़ाओ एग्रीकल्चर, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। जब खूब पैसा आने लगा एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर पर रेवेन्यू कर दिया, डाल दिया। कहा कि देखिए साहब ऐसा है, अगर कोई बढ़िया लैंड है तो हम उससे 1/4 टैक्स लेंगे, 1/4 ऑफ प्रोड्यूस लेंगे। अगर कोई फर्टाइल लैंड है, अगर बढ़िया लैंड है और वो लैंड अगर बढ़िया से अनाज दे रही है 1/4 लेंगे, और चलो लैंड खराब है तो उससे हम 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स लेंगे, अगर कोई यहां पर लेस फर्टाइल लैंड है। ठीक है, अभी आ रहे हैं प्रिंस इंजमाम उल हक, अभी आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए थर्ड, अब खेती हो रही है तो इरिगेशन भी होगा, और इफ आप इरिगेशन सर्विसेज को, अगर आप इरिगेशन सर्विसेज को क्या करेंगे, स्टेट के से अगर सर्विसेज लेंगे सिंचाई करने के लिए, तो आपको वाटर टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो लास्टली कोई भी गुड्स अगर बाहर से मॉडर्न टेरिटरी में एंटर कर रहा है तो उसके ऊपर टोल टैक्स भी लगेगा। कोई गुड्स अगर बाहर से आ रहा है और मॉडर्न टेरिटरी में एंटर करेगा तो वो टोल टैक्स भी उस पर लगेगा, ठीक है, क्लियर। साथ ही में अभी इतना नहीं, अभी तो और देखिए, अब क्या हो रहा है सर और हुआ ये पॉइंट 1, और कैसे पैसा आया सर, स्टेट की मोनोपोली थी माइनिंग में, स्टेट की मोनोपोली माइनिंग में। बी सेल ऑफ लिकर, दारू बेचने से खूब पैसा मिलता है, आज भी मिलता है सरकारों को। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, हमारे इंडिया में एक ऐसा डिपार्टमेंट है
जो हेल्थ की बात करता है। हेल्थ, हमारे इंडिया में हेल्थ की बात होती है, आयुष जैसे स्कीम्स की बात होती है कि लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं करना है, खराब खाना नहीं खाना है ना, ऑल दीज थिंग्स। और एक डिपार्टमेंट है जो लिकर पे टैक्स भी लेता है। वाह, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? अगर लिकर बिकना बंद हो गई तो सरकार का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। आपको लगता है सरकार कभी ये चाहेगी? यस, बताइए। लिकर अगर बिकना बिकना बंद हो जाए, नहीं मिले किसी को, हमें नहीं मिला तो हम तो गए, हमारी आदत थी रोज 30-30 ml, 60-60 ml, हमको नहीं मिल रहा है, हम बौखला गए, कहा भैया चाहिए। लेकिन अगर सरकार को नहीं मिली इसका टैक्स, तो सरकार की आमदनी क्या होगी? बस, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा टैक्सेस के थ्रू, इसके रेवेन्यू के थ्रू पहुंचता है सरकार के पास। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये अब एक विडंबना है भारत के अंदर कि एक डिपार्टमेंट है जो बात करता है लिकर को नहीं बेचना है, एक डिपार्टमेंट तंबाकू पे लिख देता है कि लेबल करो कि ये आपके कैंसरस चीजें हैं। हमारा यहां देखो आप, अरे कैंसर है से तो बंद कर दो ना। मिलेगा यहां पर कौन सी पुड़िया है पता? पुड़िया आपकी चैनी खैनी, चैन से मजा लो, या फिर विमल, 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 या फिर रजनीगंधा, रजनीगंधा, जो भी है, जो भी है। तो एक हमारी तरफ ये सारे लोग भी हैं, है ना। और एक होता है राजश्री, आती थी पुड़िया राजश्री, और उस पर लिखा होता है, सिगरेट आती है उस पर लिखा होता है टोबैको किल्स, इट कॉजेस कैंसर, लिखते भी हैं और उस सिगरेट से पैसा भी वसूलते हैं। तुम पियो, मरो, पैसा हमको मिलेगा, इतनी फिक्र है तो बैन कर दो ना। पर नहीं। मोनोपोली का मतलब होता है दीक्षा की किसी और कोई और नहीं कर सकता माइनिंग, माइनिंग सिर्फ हम ही करेंगे रिसोर्सेज का। अरे काहे की माइनिंग होगी? रिसोर्सेज, दारू सिर्फ हम ही बेचेंगे। ये अब देखो बाकी लोग पान पराग सब अपने अपने मनपसंद वाली चीजें बताने लग गए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस चीज से समझ में ये आ रहा है कि सर इकोनॉमी तगड़ी अगर होगी तो एम्पायर भी अपने आप तगड़ा होगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। हमारे टीचर्स भी हमको बताते थे, इतिहास का पहला फॉर्मूला है ये। अगर किसी की इकोनॉमी बेहतरीन है तो उसकी एम्पायर अपने आप बेहतरीन होगा। अगर आप अच्छा कमाने लग जाएंगे तो आपकी मैडम आपके पास रहेंगी। लेकिन आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और नहीं निकल रहा है एग्जाम, तो मैडम कब तक वेट करेंगी? मैडम ने देखा कि उधर देखा, अच्छा क्या बीटेक, क्या प्राइवेट कंपनी, पैकेज 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 कितना? 35 lakhs पर ईयर। ठीक है, सी यू, बाय बाय, टाटा, तुम तैयारी करो, हम 35 लाख उड़ा के आते हैं, हो जाए तो बताना, वहां से ब्रेकअप करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी तगड़ी होगी तो एम्पायर अच्छा। अगर पैसा कमाओगे ना, तो घर में अगर बोलोगे तुम कि सूरज साउथ से निकलता है, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या बात कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, एकदम बराबर। लेकिन अगर तुम नहीं कमाते हो, कुछ नहीं करते हो, और सिर्फ एस्पिरेंट हो, और कहोगे सूरज साउथ से निकलता है, चांसेस आर कि पिताजी लट उठाएंगे और तुमको बजाने लग जाएंगे। यही पढ़ के आ रहे हो अभी तक तुम, दिल्ली गए थे, तुम्हें ये नहीं पता सूरज निकलता कहां से है? साउथ से निकलता है सूरज। तो इकॉनमी जब अच्छी होती है तो अंपायर अपने आप स्ट्रांग होता है, इकॉनमी अच्छी नहीं है तो अंपायर बेकार। बात समझ में आ रही है?
You must have seen that movie. रहमान डकैत, देखिए रहमान डकैत। यूएसए इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए कोई डोनाल्ड ट्रंप के एम्पायर को हिला नहीं पाता है। रशिया इकॉनमी बड़ी तगड़ी है, कोई व्लादिमीर पुतिन को हिला नहीं पाता है। चाइना शी जिनपिंग इकॉनमी तगड़ी, एम्पायरों को हिला नहीं पाता है। लेकिन जिसकी इकॉनमी फुस, उनका एम्पायर भी फुस हो जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज तक के इतिहास में पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है 1947 से जिसने 5 साल पूरे किए हों और इनको कश्मीर चाहिए। कहा हो भाई, कैसा आदमी हो? बेइज्जती हो रही है ना इन सबके सामने। नहीं अच्छा लग रहा है तुमको? कल भी हारे हो बुरी तरह से, का मतलब इरादा ही कर रखे हो क्या? इकॉनमी स्ट्रांग, पॉलिटी स्ट्रांग, सोसाइटी सी, सोसाइटी कैसी है? इज देयर एनी डिवीजन? नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन टेक्स अ बैक सीट। रिलीजन टेक्स अ बैक सीट। जहां पर इकॉनमी और पॉलिटी स्ट्रांग होती है, जहां पैसा खेल खेलता है, वहां धर्म पीछे चला जाता है। जहां पर इकॉनमी और पॉलिटी खराब होती है, इकॉनमी और एम्पायर डाउन होता है, वहां पर पैसा और रुपया अपना खेल तो खेलता नहीं है, इसलिए वहां पर रिलीजन सामने आ जाता है। यू विल फाइंड दिस इन पीपल ऑल्सो। जो आदमी पैसे से मजबूत होता है, उसके घर में डेवलपमेंट की बातें ज्यादा होती हैं। रिलीजन टेक्स अ बैक सीट। और जहां पर कमजोर होती हैं चीजें, वहां पर रिलीजन टेक्स अ फ्रंट सीट। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा होगा। अबे तुम कब चाहोगे? जब तुम चाहोगे तब होगा। ईश्वर तो बहुत कुछ चाहता है, बट जब तुम नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। बिना पढ़े सिलेक्शन सोचते हो जाएगा, ईश्वर चाहेगा तो, अबे ईश्वर नहीं करा पाएगा सिलेक्शन तुम्हारा। समझ रहे हो? एनीवे ऑल दिस इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, सो डोंट बी लाइक कि सर हमारे यहां ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, तो आई एम नॉट मेकिंग अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पे हम लोग बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अब जैसे साक्षी का सवाल था कि सर उसने एक्सपेंशन कैसे किया। चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में गद्दी बैठा, और जब गद्दी बैठा तो एक मेजर लड़ाई जो है, एक मेजर लड़ाई उसकी होती है कब? एक्सपेंशन करते वक्त। साक्षी आपका सवाल, उसका एक एग्जाम्पल ले लो। उसकी मेजर लड़ाई होती है 305 बीसी में। किससे होती है? दिस लड़ाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलिकस निकेटर। सर ये किस चिड़िया का नाम है निकेटर? क्या करेगा ये निकेटर? सर निकिता सुना है, निकेटर नहीं सुना था। जब अलेक्जेंडर लौट गया तो जो एरियाज जहां तक वो जीत चुका था, जो टेरिटरीज वो जीता था, उसने सेलिकस निकेटर को उसका गवर्नर बना दिया था, और तब वो लौट गया था। तो सेलिकस निकेटर वो व्यक्ति है हु वाज द गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर, और वो अभी भी वहां पर एरिया में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर के साथ लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई के 3 आउटकम थे। इस लड़ाई के 3 आउटकम थे। पहला आउटकम, चंद्रगुप्त मौर्य गेव सेलिकस निकेटर, क्या दिया? 500 एलिफेंट्स दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। $500 एलिफेंट्स।
सेलिकस निकेटर। पहला पॉइंट, कौन जीता कौन हारा, थोड़ा सा लड़ाई बैलेंस थी, ठीक है। सेकंड, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, ज्यादा परसेंटेज दूसरी तरफ था। दूसरा, बदले में सेलिकस निकेटर गेव हिज टेरिटरी, सेलिकस निकेटर ने अपनी टेरिटरी दे दी टू चंद्रगुप्त मौर्य। जो एरिया पे सेलिकस निकेटर कब्जा किए हुआ था, अलेक्जेंडर जीत के गया था, वो सारा चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ गया था, ठीक है। और तीसरा चीज, चंद्रगुप्त सेलिकस निकेटर ने इतना ही नहीं, सेलिकस निकेटर गेव हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी भी करवा दी, हेलेना, गेव हिज डॉटर हेलेना, हेलेना की शादी भी करवा दी थी टू चंद्रगुप्त मौर्य। सेलिकस निकेटर गेव हिज डॉटर हेलेना टू चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह से जो है यहां पर उसने वो टेरिटरीज पे कब्जा किया जहां पर सेलिकस निकेटर का कब्जा था, ठीक है। अब बात यह है, ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्राकोट्टास भी कहते हैं, सैंड्राकोट्टास भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सैंड्राकोट्टास। इन ग्रीक्स में, ग्रीक लैंग्वेज में चंद्रगुप्त मौर्य इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंड्राकोट्टा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब बात यह है कि इसने इस तरह से एक्सपेंशन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वो एक्सपेंशन आपको पता है कि चाणक्य की मदद से किया था, है ना, चाणक्य की मदद से किया था। तो इतना एक्सपेंशन हुआ कि एक ज्योतिष था, उस ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी कर दी थी, उस ज्योतिष ने ये एक तरह से उसने एक प्रोडिक्शन दिया था और कहा चंद्रगुप्त मौर्य से कि इतना खून खराबा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य कि यहां मगध विल फेस अ फेमाइन, मगध में फेमाइन आ जाएगा, मगध में क्या होगा, फेमाइन आ जाएगा। और हुआ यही, जब ऐसा फेमाइन आता है या फिर जब इस तरह की बातें होती हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ही वांटेड टू रिपेंट, चंद्रगुप्त मौर्य वांटेड टू रिपेंट, वो रिपेंट करना चाहता है, चंद्रगुप्त मौर्य वांटेड टू रिपेंट, और इसीलिए ही गोज टू श्रवणबेलागोल, he goes to श्रवणबेलागोला, ठीक है। he goes to श्रवणबेलागोला, adopts जैनिज्म, श्रवणबेलागोला कर्नाटका में है, जैनिज्म अडॉप्ट कर लेता है, एंड स्पेंड्स हिज लास्ट डेज देयर इटसेल्फ, वो अपने आखिरी दिन वहीं पर बिताता है, ठीक है। रिटायर कर लेता है, रिटायरमेंट हो जाता है, अपने आखिरी दिन वहीं पर बिताता है, रिटायरमेंट ले लिया उसने, एंड हेंस उसका लड़का बिंदुसार सिट्स ऑन द थ्रोन, बिंदुसार सिट्स ऑन थ्रोन, ठीक है भाई। क्या सॉरी वॉरी चल रहा है भैया? थोड़ा सा और चलेगा अभी कहानी, फिर हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे। प्लीज राइट बिंदुसार। आज पोस्ट मौर्य बिल्कुल नहीं हो पाया है, पोस्ट मौर्य को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। बेसिकली हम लोग कल गुप्तास की नींव को डाल देंगे। बिंदुसार, बिंदुसार की बात करेंगे। सो ही हैड गुड रिलेशंस, किसके साथ? ग्रीक्स के साथ अच्छे रिलेशन है इसके। मेड गुड रिलेशंस विद ग्रीक्स, and Bindusar is also called as Amitrochats. He is also referred to as Amitrochats. He is also referred to as Amitrochats. ठीक है, क्लियर? अब दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है बिंदुसार की, दो बातें। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा,
द फर्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू रिमेंबर अबाउट बिंदुसार इज, दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो एडवांस में भी दो ही पॉइंट होंगे। एक यहां पर आप देखोगे एंटोइकस था, एंटोइकस ये ग्रीक रूलर था ये एंटोइकस। तो बिंदुसार ने कहा इससे, एंटोइकस से, कि मुझे स्वीट वाइन भिजवा देना, स्वीट वाइन प्लस मुझे एक फिग भिजवा देना। फिग मतलब होता है अंजीर, फिग मतलब ड्राइड फिग, अंजीर, ठीक है ना, फिग का मतलब होता है अंजीर। और एक सोफिस्ट भिजवा देना, सोफिस्ट मतलब कोई इंटेलेक्चुअल, वो भिजवा देना। एंटोइकस ने स्वीट वाइन भिजवाई थी बिंदुसार को, एंटोइकस ने ड्राइड फिग भिजवाई थी बिंदुसार को, लेकिन सोफिस्ट ने भिजवाया। क्यों? एंटोइकस ने कहा कि साहब इंटेलेक्चुअल्स का ट्रेड हमारे यहां नहीं होता है। ये बताने का तात्पर्य यह है कि आपको पता होना चाहिए कि रिलेशंस अच्छे थे, बट सोफिस्ट या इंटेलेक्चुअल्स का ट्रेड नहीं किया जाता था कि अकलमंद को हमारे यहां भेज दिया, हम आपके कोर्ट में कोई है तो हमारे यहां भेज दो, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है। दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए यहां पर बिंदुसार के बारे में, कि एम्बेसडर कौन कौन था। एम्बेसडर इन कोर्ट ऑफ बिंदुसार, एम्बेसडर इन कोर्ट ऑफ बिंदुसार कौन कौन एम्बेसडर था? दो एम्बेसडर थे, एक था डिमैकस जो कि इजिप्ट से था इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, और दूसरा था डायनोसियस, ये सीरिया का था। इनफैक्ट इजिप्ट नहीं, ये वाला सीरिया से था और ये इजिप्ट से था। ठीक है, ये दो पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, प्लीज गिव द हेडिंग अशोका। 268 से लेकर 232 बीसी अशोका गद्दी बैठता कैसे है? अशोका हाउ ही सिट्स ऑन द थ्रोन। थके तो नहीं हो? कंटिन्यू कर सकते हैं 10 मिनट। ठीक है, चलिए। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा कहा जाता है ही किल्ड हिज 99 brothers. He killed his 99 brothers to sit on throne. ठीक है, उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा तब वो गद्दी बैठा। एक्चुअली क्या हुआ था, आप देखो 272 में 272 बीसी में बिंदुसार का रूल खत्म होता है, राइट। बिंदुसार यहां पर क्या करता है, एंड करता है, बिंदुसारा एंड्स। और इसके बाद एक लड़ाई शुरू हो जाती है, फाइट फॉर पावर शुरू हो जाती है, फाइट फॉर पावर स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें कहा जाता है कि अशोका जो है वो अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद गद्दी पे बैठा था। ठीक है, वो अपने गद्दी को 99 ब्रदर्स को मारने के बाद गद्दी पे बैठा था, राइट। एक तो ये। दूसरी बात यहां पर देखिएगा, अशोका वो रूलर है जो चीजों को दीवारों पे लिखवाता था, चट्टानों पे लिखवा देता था। अशोका को कुछ अगर बात कन्वे करनी होती थी अपने प्रजा को तो वो उसको पत्थरों पे लिखवाता था, उसको कहते थे इंस्क्रिप्शंस, राइट, कि वो चीजों को पत्थरों पे लिखवा देता था। अशोकन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, काहे के लिए?
टू टॉक टू हिज पीपल, टू टॉक टू हिज सिटीजन्स। वो जो भी सोचता था उसको पत्थरों पे गुदवा देता था। इनको कहते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस। जनरली ये इंस्क्रिप्शंस हाईवेज पे होते थे ताकि आते जाते लोगों को दिख जाए कि क्या लिखा हुआ है। आप देखोगे ये इंस्क्रिप्शन उसने या तो पिलर्स पे लिखवाया या फिर कहीं कहीं उसने उसको रॉक्स पे भी लिखवाया। तो जब पिलर्स पे लिखवाया तो उसको कहा गया अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन, और जब उसको रॉक्स पे लिखवाया गया तो उसे कहा गया अशोकन रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, अशोकन रॉक इंस्क्रिप्शन। तो एक तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि यहां पर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। जैसे ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा 1995 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, यूपीएससी 1995 में सवाल पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जहां पर अशोका का नाम आता है, अशोका का नेम आता है, ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है। तो उसका आंसर था मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की इंस्क्रिप्शन। ऐसी एक सवाल जो है यूपीएससी ने 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा था कि ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जहां पर रान्यो अशोक लिखा हुआ है, रान्यो अशोक। तो वो कौन सा है, कंगना हल्ली इंस्क्रिप्शन, कंगना हल्ली इंस्क्रिप्शन, कंगना हल्ली इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी पॉइंट, सी पॉइंट। अब अशोका की जो पॉलिसी थी, अशोका की पॉलिसी चेंज हो गई। पहले क्या थी उसकी पॉलिसी, उसकी पहले पॉलिसी थी बेरी घोष, बेरी घोष मतलब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, कंट्रीज ये सब चीजों को जीतना, स्टेट्स को जीतना, हराना, लड़ाई लड़ना। और बाद में उसकी पॉलिसी क्या हो गई, धम्म घोष हो गई। यानी कि धम्म घोष यानी कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। अब कोई लड़ाई नहीं होगी, कल्चर से जो है चीजों को जीता जाएगा। और एक्चुअली अशोका जो है वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर चुका था, तो वो बुद्धिस्ट जो फीलिंग है उसमें वो आ गया था। बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस की जगह होती है, वायलेंस की जगह नहीं है वहां पर। तो अशोका की पॉलिसी चेंज क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द कलिंग वॉर। कलिंग की लड़ाई जब हुई थी, अशोका ने जब कलिंग को कैप्चर किया, ये था 261 बीसी में, तो उस लड़ाई में बहुत सारा ब्लडशेड हुआ था। इस लड़ाई में बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ था, बहुत खून खराबा हुआ था। एंड हेंस अशोका वाज मूव्ड बाय दीज थिंग्स। और इसीलिए अशोका जो है वो कहता है कि नहीं, अब मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अब मैं सिर्फ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट यानी कि प्रेम से, भाव से, कल्चर से कॉन्क्वेस्ट करूंगा। डी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमको लैंग्वेज देखने को मिलती है क्या, कि सर इनका जो आप देखेंगे कि सर इनकी यहां पर जो स्क्रिप्ट है वो क्या थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक बात है सर, यहां पर आप देखोगे तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज थी सर प्राकृत। तो हमें कुछ इंस्क्रिप्शन जो है, वो तो इस स्क्रिप्ट में मिलते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में। प्लस कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जो हमको खरोष्टी में मिलते हैं, खरोष्टी स्क्रिप्ट और अरामिक लैंग्वेज में मिलते हैं। कैसे सर, जो हमारे इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट में मिले, नॉर्थ वेस्ट में आपने देखा ना मौर्यन एम्पायर कहां तक गया था, ये था सर मौर्यन एम्पायर, ये देखिए। तो जो इंस्क्रिप्शन हमें अशोका के, हैंग हो गया, अच्छा ये इसकी वजह से हैंग है। जो इंस्क्रिप्शन अशोका के हमको यहां पर मिले नॉर्थ वेस्ट में, ये इंस्क्रिप्शन हमको कैसे मिले, अरमाइक लैंग्वेज में मिले, खरोष्टी। ये कहां की स्क्रिप्ट थी सर, ईरान की स्क्रिप्ट थी ये। तो ईरान की, चूंकि ईरान हमसे लगा हुआ था यहां पर, और यहां पर ये फॉलो होती थी अरमाइक स्क्रिप्ट, तो हमें अरमाइक स्क्रिप्ट में भी चीजें यहां पर अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले, विच शोज कि अशोका का जो कंट्रोल था वो उतनी दूर तक पहुंच गया था। तभी तो हमको वहां पर अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, तभी तो हमको यहां पर अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अशोका ने जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए, पॉइंट नंबर ई, अशोका ने टू एडमिनिस्टर जस्टिस उसने राजुकास को अपॉइंट किया था। राजुकास को अपॉइंट किया था, ठीक है। और उसने ये धम्म था, धम्म घोष, तो उसने यहां पर टू स्प्रेड धम्म, धम्म को फैलाने के लिए, टू स्प्रेड धम्म, धम्म को फैलाने के लिए अशोका अपॉइंटेड धम्म महामत्ताज, धम्म महामत्राज, इनको अपॉइंट करता है, धम्म महामत्राज को भी अपॉइंट करता है। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक बात? ठीक है। एंड लास्ट चीज जानिएगा कि अशोका जब की डेथ होती है 232 बीसी में, तो अशोका की डेथ की वजह से मौर्यन एम्पायर स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक था वेस्ट वाला पार्ट और एक था ईस्ट वाला पार्ट। मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में यहां पर क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। वेस्ट वाला पार्ट दे दिया गया था कुणाल को, यह भी एक मौर्यन रूलर था, और ईस्ट वाला पार्ट चला गया था दशरथ के हाथ में। ठीक है, यहां पर वेस्ट वाले पार्ट पे आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेजन होना शुरू हो गए, फॉरेन इन्वेजन शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये पार्ट जो था वेस्ट वाला वेंट या लॉस्ट बाय मौर्याज, इसे लिख लो, ये पार्ट मौर्याज ने खो दिया क्योंकि फॉरेन इन्वेजन हो गया था। और इस पार्ट पे दशरथ के बाद वीक रूलर्स आते गए, वीक रूलर्स आते चले गए, और ऐसे आप देखोगे लास्ट ऑफ द मौर्यन रूलर्स वाज बृहदता मौर्य, लास्ट ऑफ द मौर्यन रूलर्स वाज बृहदता मौर्य। और बृहदता मौर्य का एक कमांडर था, इसका एक कमांडर था, लास्ट मौर्यन रूलर है ये, तो उसका कमांडर था पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। ये जब ये बृहदत्ता मौर्य अपने आर्मी का निरीक्षण कर रहा था, इंस्पेक्शन कर रहा था, तब इसके कमांडर पुष्यमित्र सुंग ने वो बृहदत्ता मौर्य को किल कर देता है, मार देता है। पुष्यमित्र सुंग किल्स बृहदत्ता मौर्य, और इस तरह से सुंगा डायनेस्टी established in India। यहां पर हम अपने आज के लेक्चर को विराम देंगे। तो अशोका की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं हर्षल, चलता है, बृहदत्ता बृहदत्ता एक ही चीज है, आपको इतिहास में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई उससे पूछने नहीं जा रहा ना तुमने क्या स्पेलिंग लिखते थे, तो चलता है, सोर्सेज अलग अलग बोलेंगे, बट हमें समझ में आना चाहिए व्यक्ति कौन है। ठीक है, राजुकाज आर दोज पीपल सुनीता जो जस्टिस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, है ना, कुछ अगर जस्टिस देना है, कहीं कुछ डिसीजन देना है, जजेस टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सुंगा डायनेस्टी भारत में स्टैब्लिश हो गई है, और यहीं से हम लोग कल शुरुआत करेंगे पोस्ट मौर्य के पीरियड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। ठीक है, ट्रेड हो चुका है साक्षी, आप कब तक सोचोगे ट्रेड नहीं हो रहा है? भाई महाजनपद के पीरियड में ही ट्रेड शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर सरप्लस क्यों बताया था मैंने साक्षी? देयर इज समथिंग जो कि होता है ना, अप्लाइड होती है। आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस रिटन? भाई ये पीरियड हो गया आपका वैदिक, यहां पर क्या है, यहां पर
पैस्टोरल या एग्रीकल्चर, ये क्या है? एग्रीकल्चर सरप्लस। सरप्लस का मतलब ही है कि ट्रेड शुरू हो गया है। सरप्लस का क्या करोगे? छुपा के रख लोगे? सरप्लस का मतलब ही ट्रेड शुरू हो गया। और यहां पर इस पीरियड में पंच्ड मार्क कॉइन्स आ गए थे, पीएमसीज, पंच्ड मार्क्ड। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग अब आगे फर्दर बात करेंगे। सो आज इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं और अगर हम लोग बाकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर